हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 641 ड्यूक एवन का प्रकट होना। जब सूरज क्षितिज पर गायब हो गया तो सितारों ने अंधेरे आसमान में अपना सिर बाहर निकाला। वे काले कैनवास जैसे आसमान में चमक रहे थे। रात के आसमान में सुंदरता के साथ ठंडक भी थी। काले आसमान के नीचे दोनों सेनाएं एक दूसरे के आगे बढ़ने का इंतजार कर रही थीं। कमांडर जेवियर के शब्दों ने दोनों सेनाओं में हलचल मचा दी। वे सभी ड्यूक एवन के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि ड्यूक एवन के कमांडरों ने भी कुछ दिनों तक ड्यूक एवन को नहीं देखा। उन्हें केवल ड्यूक एवन के आदेश और शिखा वाला एक चर्मपत्र मिला। एथन और जेवियर जैसे योद्धाओं को अपने आदमियों का नेतृत्व करते हुए देखकर ड्यूक एवन के कमांडरों को थोड़ा निराश महसूस हुआ। उनका मनोबल गिरा हुआ था, खासकर सैनिकों द्वारा इकट्ठा किए गए लोहे के हथियार को देखने के बाद। अगर तुम बाहर नहीं आए तो हम तुम्हारी सेना को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जेवियर दहाड़ता रहा। बाहर आओ और एक आदमी की तरह मेरा सामना करो। एक द्वंद्व युद्ध, हम इसे बिना खून खराबे के खत्म कर देंगे। ड्यूक एवन की सेना के 3 कमांडर अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। वे सभी सिर से पैर तक लोहे की प्लेट के कवच में ढके हुए थे। यहाँ तक कि उनके घोड़े भी दांतों तक हथियारों से लैस थे। वे दुश्मन सैनिकों को देख रहे थे, किसी भी क्षण उन पर हमला करने की धमकी दे रहे थे। वह बूढ़ा कमीना, कमांडरों में से एक ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वह चीज़ जो वे हमारी ओर इशारा कर रहे हैं, कमांडर ने अपने शब्दों को घसीटते हुए कहा। जानवर, हाँ, हथियार से परिचित एक अन्य व्यक्ति ने सिर हिलाया। कमांडर जेवियर का पालतू, वही चीज़ जिसका इस्तेमाल बेलेफोर्ट कई महलों की घेराबंदी करने के लिए करते थे। सैनिकों ने आग ऊर्जा का उपयोग करके अपनी निगाहें बढ़ाईं और हथियार को देखा, खासकर इसकी लंबी खोखली नली को। यह एक तोप जैसा दिखता था, लेकिन इसका आधार बैलिस्टा का था। वे मुश्किल से हथियार को देख पा रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ इसकी काली धातु की सतह पर उकेरे गए चमकते हुए रन को देख पा रहे थे। जेवियर की दहाड़ बंद होने के बाद युद्ध के मैदान में सन्नाटा छा गया। अनगिनत युद्धों से गुजरने वाले एक अनुभवी के रूप में जेवियर के पास अपने दुश्मनों का अध्ययन करने का कौशल था। इस समय ड्यूक एवन की सेना कम मनोबल में दिख रही थी। ड्यूक, उनके नेता, उनके साथ नहीं थे, जबकि ड्यूक एल्वेरिन सहित सभी नेता अपने दुश्मनों को अपनी उपस्थिति से आशीर्वाद दे रहे थे। ड्यूक एवन की सेना के कई सैनिक राक्षस से लड़ने में झिझक रहे थे। जेवियर की उपस्थिति ने उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया। सेना में लगभग सभी ने जेवियर की कहानियों और युद्ध के मैदान में उस आदमी के खतरनाक होने के बारे में सुना था। ड्यूक मार्विन, ड्यूक एल्वेरिन थोड़ा सा अपनी तरफ झुका। क्या एलिसिया एक संरक्षक नहीं है? वह युद्ध में कैसे भाग ले सकती है? संरक्षक गिल्ड का एक नियम था जिसके अनुसार उसके सदस्य किसी भी युद्ध में भाग नहीं ले सकते। इसके बजाय गिल्ड तटस्थ रहना पसंद करता था और केवल युद्धों को रोकने की वकालत करता था। इसलिए जब ड्यूक एल्वेरिन ने एलिसिया को उसके युद्ध कवच में देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने गिल्ड छोड़ दिया। मुझे लगा कि अब तक तुम्हें पता चल गया होगा, ड्यूक एल्वेरिन, ड्यूक मार्विन ने उत्तर दिया। गिल्ड द्वारा पीटर पर जांच शुरू करने के बाद तनुलिया ने एलिसिया से लंबी छुट्टी लेने के लिए कहा। उस समय तक आइसफेयर और फ्लेमफेयर के बीच शीत युद्ध इस हद तक बढ़ गया था कि ड्यूक एवन ने आइसफेयर के खिलाफ पूरी तरह से युद्ध छेड़ दिया था। अपने भाई की मदद करने की किसी भी शक्ति के बिना गिल्ड में होने से एलिसिया को बहुत दर्द हुआ। वह मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरह से थक गई थी। नूह, एथन और उसके परिवार के सदस्यों के साथ लंबी चर्चा के बाद एलिसिया ने गार्जियन गिल्ड छोड़ने का फैसला किया। वह पीटर द्वारा पैदा की गई परेशानी से अपने परिवार की मदद करना चाहती थी। यही कारण था कि एलिसिया अपने दादा के अधीन बेलेफोर्ट परिवार द्वारा बनाई गई सेना में शामिल हो गई। अब जब उसने गिल्ड छोड़ दिया था तो वह युद्ध में किसी भी राज्य या परिवार का पक्ष लेने के लिए स्वतंत्र थी। इसके अलावा वह अपने भाई को मुक्त करने के लिए जो भी आवश्यक था उसे खोजने के लिए स्वतंत्र थी। समझ में आता है, ड्यूक एल्वेरिन ने पीटर से संबंधित टूर्नामेंट में हुई हर बात को याद किया। वास्तव में उन्हें गुप्त रूप से रईसों से कई शिकायतें मिलीं कि एक निगरानीकर्ता रात में उनके रिश्तेदारों की बुरी तरह पिटाई कर रहा है। उन्होंने इस निगरानीकर्ता का शिकार करने के लिए सैनिकों की एक विशेष इकाई भी नियुक्त की, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि पीटर इतना निगरानीकर्ता होगा। बेलेफोर्ट परिवार उन बहुत कम परिवारों में से एक था जिन्होंने ड्यूक की उपाधि पर उनके आरोहण का विरोध नहीं किया। उन्होंने उसके पिता की इच्छाओं का सम्मान किया और पूरे दिल से उसका समर्थन किया। सच कहें तो ड्यूक एल्वेरिन खुश थे कि घोस्ट ने अपनी इकाई के बजाय पीटर को उजागर किया। अगर उनके सैनिकों ने पीटर को पकड़ लिया होता तो यह उनके और बेलेफोर्ट परिवार के बीच दरार पैदा कर सकता था। हालांकि यह एक सामान्य व्यक्ति की आंखों से शायद ही देखा जा सकता था। एथन ड्यूक एवन के सैनिकों को कांपते हुए देख सकता था, यह महसूस करते हुए कि यह दुश्मन पर हमला करने का सही समय था। कमांडर जेवियर ने अपना हाथ उठाया, किसी भी समय आदेश जारी करने की धमकी दी। सैनिकों, हमें मनोबल बढ़ाने वाले बड़े बड़े भाषणों की जरूरत नहीं है। हम अपने दुश्मनों का शिकार करके अपना मनोबल बढ़ाते हैं।
हम उनका खून पीकर अपना मनोबल बढ़ाते हैं। आपने अनगिनत लड़ाइयों में मेरा साथ दिया है और विजयी हुए हैं। आज भी कुछ अलग नहीं होगा। चलो हम अपने दुश्मनों पर हमला करें और फ्लेम फेयर को हमेशा के लिए खत्म कर दें। जेवियर के शब्दों ने विरोधी सैनिकों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। उसके शब्द जानलेवा इरादे से भरे हुए थे। कुछ कायर सैनिकों ने एक कदम पीछे भी ले लिया और आखिरी पंक्ति में खड़े सैनिक सोच रहे थे कि क्या उन्हें भाग जाना चाहिए। उनका मनोबल सबसे कम था जब बिजली के एक बोल्ट ने आकाश को चीर दिया, लगभग आकाश को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। बिजली का बोल्ट इतना चमकीला था कि कई लोगों ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब जेवियर और उसके आदमी आगे बढ़ने वाले थे तो उन्होंने ड्यूक एवन को सैनिकों के सामने खड़ा देखा। प्रकाश के गोले फ्लेम फेयर सेना के ऊपर मंडरा रहे थे और उसका चेहरा रोशन कर रहे थे। जैसे ही फ्लेम फेयर सैनिकों ने ड्यूक को देखा, उन्हें राहत महसूस हुई। जल्द ही राहत साहस में बदल गई और साहस ने उनका मनोबल बढ़ाया। जेवियर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट उभरी। जैसे ही वे कुछ सेकंड के लिए मार्च करते, ड्यूक एवन जानवर की फायरिंग रेंज में होता। उस समय वे ड्यूक एवन को एक ही गोली से मार सकते थे और इस युद्ध को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते थे। फायर! जेवियर चिल्लाया। कतार में जानवर दहाड़ उठा। लाल लोहे के लावा जैसे तोप के गोले ने ड्यूक और उसकी सेना की ओर गोली चलाई। प्रक्षेप्यों के पास से गुजरने पर उनके आसपास का तापमान कई डिग्री बढ़ गया। तोप का गोला हवा में उड़ गया। सौभाग्य से तोप का गोला ड्यूक पर घातक सटीकता से लगा। ड्यूक के संपर्क में आने पर ड्यूक एवन की सेना के चारों ओर एक शक्तिशाली शॉकवेव ने जोरदार विस्फोट किया। जब तोप का गोला लावा के कई छोटे छोटे गोले में फटा तो जमीन हिल गई। हालांकि अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने उनके सामने अपनी ढालें फोड़ दी, लेकिन शॉक वेव ने उन्हें उनके घोड़ों से नीचे गिरा दिया। विस्फोट के बाद ड्यूक के चारों ओर धूल का एक बादल बन गया, जिससे जेवियर और उसके सैनिक ये नहीं देख पाए कि हिट का परिणाम क्या था। जब धूल का तूफान शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि ड्यूक एवन बिना किसी खरोंच के वहां खड़ा था। ड्यूक एवन की विरोधी सेना के सैनिक, जिनमें जेवियर और एथन शामिल थे, हैरान होकर ड्यूक एवन को घूर रहे थे। उनके चेहरों पर उलझन के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ड्यूक एवन की सेना के कमांडर भी इस नतीजे से स्तब्ध थे। जो लोग ड्यूक के पास थे वे उसे सवालिया निगाहों से देख रहे थे। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जमीन हिलने लगी और तापमान बढ़ गया, लेकिन बस इतना ही। यहाँ तक कि हित से निकले कई छोटे छोटे आग के गोले भी कई सेकंड के बाद बिखर गए, जैसे कि किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें मिटा दिया हो। तो वह तथाकथित जानवर था, है ना? ड्यूक एवन ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रभावित नहीं। उसके शब्द युद्ध के मैदान में मौजूद हर किसी को सुनने के लिए काफी जोरदार थे। हाँ हाँ, दुश्मन कैदी मत लो। ड्यूक एवन ने सेना के पीछे जाने से पहले बस इतना कहा। सभी को आश्चर्य हुआ कि ड्यूक एवन ने दुश्मनों पर हमला नहीं किया। तोप के गोले को रोककर सभी को चौंका देने के बाद उसने आगे की पंक्तियों में लड़ने के बजाय पीछे रहने का फैसला किया। हालांकि एवन ने जो शो किया उससे मनोबल बढ़ा और सैनिकों को अपने दुश्मनों का सामना करने का साहस मिला। एवन ने जो कुछ भी किया उसके बावजूद जेवियर की गति धीमी नहीं हुई। वह एक अनुभवी था जिसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थीं। एक साधारण संस्करण राक्षस को हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके बजाय जेवियर ने दहाड़ लगाई और पहले से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा। जेवियर के पीछे एलिसिया जेवियर के घोड़े जितनी तेज दौड़ रही थी, वह लगभग उससे आगे निकल गई। उस समय एथन, जेवियर और एलिसिया ने पूरी सेना का नेतृत्व किया। धमाका धमाका धमाका। हालांकि जानवर ड्यूक एवन को मारने में विफल रहा, लेकिन शूरवीरों ने जानवर से तोप के गोले दागना जारी रखा। हर बार जब जानवर दहाड़ता था तो जमीन कांप उठती थी, क्योंकि उनके आसपास का तापमान कई डिग्री बढ़ जाता था। तोप के गोलों को अपनी ओर बढ़ता देख एवन की सेना के जादूगर आगे की ओर उड़ गए और जमीन पर सेना के चारों ओर रक्षा कवच बनाने की तैयारी करने लगे। उन्हें संदेह था कि सेना ड्यूक एवन की तरह तोप के गोलों का सामना कर सकती है। जब दोनों सेनाएं आपस में भिड़ने वाली थीं, तो गार्डियन गिल्ड के लेवल 10 सोल रिफाइनर के एक जोड़े ने अरकर घास के मैदान के चारों ओर एक अवरोध डालने के लिए आकाश में दिखाई दिया। युद्ध को रोकने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने सुनिश्चित किया कि युद्ध एक नियंत्रित वातावरण में हो। अध्याय 642 खूनी युद्ध। रात के आसमान के नीचे दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ीं। उनके कदमों ने धरती को भूकंप की तरह हिला दिया। एथन, जेवियर और एलिसिया ने आइसफेयर और पेनटाउन की सेनाओं का नेतृत्व किया, जबकि 3 बख्तरबंद शूरवीरों ने ड्यूक एवन के बजाय फ्लेमफेयर सेना का नेतृत्व किया। बेपर्दा दुश्मनी और खून की प्यास हवा में भर गई। ड्यूक एवन की सेना ने जेवियर, एथन और एलिसिया को घूर कर देखा। उनमें से प्रत्येक ने सैनिकों को भयभीत कर दिया, लेकिन ड्यूक एवन के पीछे होने के कारण उनकी आंखों में युद्ध की लालसा के अलावा कुछ नहीं दिखा। अंत में उन्हें अपनी उबलती युद्ध की लालसा के लिए एक रास्ता मिल गया। जब दोनों सेनाएं एक दूसरे से थोड़ी ही दूरी पर थीं, तो जेवियर दहाड़ उठा। कोई दया मत दिखाओ। उसके पीछे पूरी सेना एक साथ दहाड़ने लगी।
एथन और जेवियर की सेना का नेतृत्व करते हुए सैनिक निडर होकर फ्लेमफेयर सेना की ओर बढ़े। सैनिकों के शरीर से आग ऊर्जा निकल रही थी जो उनकी ताकत को सामान्य मानवीय सीमाओं से परे बढ़ा रही थी। उनमें से प्रत्येक ने अपने जीवन की परवाह किए बिना फ्लेमफेयर सेना के खिलाफ लड़ने के लिए अपने सुनहरे भालों को कसकर पकड़ लिया। दोनों सेनाएं आपस में टकरा गईं। लोहे से लोहे पर वार करने की आवाज़ गूंज उठी, क्योंकि बख्तरबंद शूरवीरों की तलवारें और भाले एक दूसरे से टकरा रहे थे। चिंगारियां उन्हीं और खून हवा में भर गया, क्योंकि दो विरोधी दुश्मन हाथापाई पर उतर आए। फ्लेमफेयर सेना जंगली जानवरों की तरह लड़ती हुई आगे बढ़ी। दोनों सेनाएं निडर थीं और उन्होंने अपने हथियारों को बाएं और दाएं घुमाया। एलिसिया ने भी दहाड़ लगाई और अपने रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को बिना किसी दया के काट डाला। फ्लेमफेयर सैनिक एलिसिया के दबे हुए गुस्से को बाहर निकालने का जरिया थे। उसने अपने भाले का इस्तेमाल एक साथ दो सैनिकों पर वार करने के लिए किया और अपने दूसरे हाथ से बाएं और दाएं ठंडी कीलें भेजीं। लोहे के टकराने की आवाज़ के कारण कोई भी उसके द्वारा डाले जा रहे मंत्रों को नहीं सुन सका। जब एलिसिया फ्लेमफेयर सेना का वध कर रही थी, तब एथन और जेवियर ने दूसरी तरफ तबाही मचा दी। जेवियर को आश्चर्य हुआ कि एथन एक राक्षस के अवतार की तरह लड़ रहा था। काले घोड़े पर सवार एथन जेवियर से ज्यादा दानव लग रहा था। एलिसिया के विपरीत एथन ने कोई जादू नहीं किया। उसने सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दुश्मनों को अपनी लंबी तलवार से काट डाला। हालांकि फ्लेमफेयर सैनिक भी शक्तिहीन नहीं थे। वास्तव में उन्होंने खुद जेवियर को भी हैरान कर दिया। जबकि एलिसिया और एथन सैनिकों को आसानी से मार रहे थे, जेवियर की निजी सेना फ्लेमफेयर सैनिकों, खासकर 3 बख्तरबंद कमांडरों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। ड्यूक एवन द्वारा उनके भोजन में मिलाए गए गुप्त औषधि के साथ दशकों के प्रशिक्षण और अनुभव ने फ्लेमफेयर सेना को जेवियर की सेना के खिलाफ खड़ा कर दिया। राक्षसी बर्फ की बारिश। एलिसिया ने गहरी नफरत भरी आवाज में दहाड़ लगाए। कई फ्लेमफेयर सैनिकों ने सहज रूप से अपने हथियार ढाल के ऊपर ले आए। जल्द ही एक बड़े चमकते चक्र ने नीचे युद्ध के मैदान को रोशन कर दिया। जो लोग स्पॉटलाइट में थे, उन्होंने तापमान में कई डिग्री की गिरावट महसूस की। उनकी त्वचा ठंड से सुन्न हो गई। एक पल बाद चक्र ने ऊपर से अनगिनत बर्फ की कीलें दागीं। सैकड़ों बर्फ की कीलें उन पर इतनी जोर से बरसीं कि नीचे सभी को घायल कर दिया। उनमें से कुछ भाग्यशाली रहे जब फ्लेमफेयर सेना के जादूगरों ने सैनिकों के चारों ओर एक अवरोध खड़ा कर दिया। सेना के चारों ओर सुनहरे गुंबद से टकराने पर बर्फ की कीलें बर्फ के टुकड़ों में फट गईं। जब चक्र फीका पड़ गया तो ड्यूक एल्वेरिन के तीरंदाजों ने अपने तीर छोड़े। उन्होंने फायर करने से पहले तीरों को ज्वाला से जलाया। हवा में वे जुगनू के झुंड की तरह लग रहे थे। दोनों सेनाओं ने जल्दी से जो भी रक्षा मंत्र हो सकता था उसे डाला और जिन लोगों के पास ढाल थी उन्होंने उन्हें अपने सिर के ऊपर उठा लिया। मंत्र और तीरों को जानने की क्षमता नहीं थी कौन मित्रवत था और कौन शत्रु। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों सैनिक या तो मारे गए या संघर्ष में अपने अंत खो बैठे। ये सब एक आदमी के अहंकार के कारण था, ड्यूक एवन। ड्यूक मेरा है। एलिसिया दहाड़ उठी और उसकी आवाज़ पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। रुको। जेवियर ने एलिसिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन जानवर से निकलने वाले जोरदार धमाके की वजह से उसकी चीख सुनाई नहीं दी। आगे बढ़ते हुए एलिसिया ने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली से बर्फ की एक धार छोड़ी। बर्फ की धारा के रास्ते में आने वाले कमजोर सैनिक तुरंत मूर्तियों में बदल गए। ड्यूक की ओर गोली चलाते हुए उसकी बर्फ की धारा ने सेना में एक रास्ता खोल दिया। जब जेवियर ने एलिसिया का पीछा करने की कोशिश की तो तुम कहाँ जा रहे हो? एक जानलेवा चीख सुनाई दी। जैसे ही उसने अपनी तलवार से लंबी कुल्हाड़ी को रोका, उसकी युद्ध की प्रवृत्ति जाग उठी। उसका हाथ सुन्न हो गया। जल्द ही 3 बख्तरबंद कमांडरों ने जेवियर को घेर लिया। जेवियर से काफी दूर से ये देखते हुए एथन ने अपने भाले को इतनी ताकत से जमीन में घुसाया कि एक तेज शॉकवेव पैदा हो गई। अपनी लड़ाई की शुरुआत के बाद पहली बार एथन ने ये शॉकवेव फेंकी। एथन के आसपास के 3 मीटर के दायरे में हर कोई उड़ गया। वह हवा में उछला, खुद को जेवियर की ओर गोली चलाने के लिए तैयार किया। उसके पास जाओ। जेवियर ने अपनी आवाज़ को तीव्र ऊर्जा के साथ बढ़ाया। उसके शब्द एथन के सिर में घंटी की तरह स्पष्ट और तेज लग रहे थे। युद्ध के मैदान में एक पल की हिचकिचाहट भी जान ले सकती है। एथन ये जानता था। उदाहरण के लिए, अगर एथन जेवियर के आदेश का पालन करने में 1 सेकंड के लिए भी हिचकिचाता है तो या तो वह या एलिसिया मारे जाएंगे। जेवियर जैसा अनुभवी कमांडर 3 अनाम कमांडरों के सामने नहीं मरेगा। इसलिए एथन ने एलिसिया की दिशा में जितनी तेजी से हो सकता था उड़कर उसके आदेश का पालन किया। एथन के अपने स्वामी की ओर बढ़ते हुए प्रक्षेपवक्र को देखकर हवा में मंडराते जादूगरों ने एथन को ड्यूक तक पहुंचने से रोकने के लिए तुरंत कई मंत्र डाले। एथन धनुष से छोड़े गए तीर की तरह उड़ गया। हालांकि जब उसने अपनी ओर बढ़ती हुई नीली ऊर्जा की किरण देखी तो वह तुरंत रुक गया। सहज रूप से एथन ने अपने शरीर को एक तरफ घुमाया, ऊर्जा किरण से बस कुछ इंच की दूरी पर।
एथन को और समय दिए बिना दूसरे जादूगर ने आग से बना एक लंबा मोटा तीर चलाया ऊपर से एथन की दिशा में। एथन जादू से बचते हुए बाएं और दाएं घूम गया, लेकिन उसकी बदकिस्मती से वह अपने ऊपर जादूगरों द्वारा बमबारी करता रहा। जब एथन जादूगरों का सामना कर रहा था, एलिसिया आखिरकार ड्यूक के पास पहुंची, जो अपनी सेना के पीछे खड़ा था। युद्ध के मैदान को देखने के लिए काफी करीब था, लेकिन धनुर्धारियों और जानवर से काफी दूर था। अपने सामान्य लाल लाल पोशाक के विपरीत ड्यूक एवन ने सिर से पैर तक गहरे रंग के वस्त्र पहने थे। उसने अपने सिर को एक लबादे से भी ढका हुआ था। जब एलिसिया जादूगरों और सेना के पास से गुजरी तो उसने ड्यूक एवन को बिना किसी व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड के अकेले खड़े देखा। उसकी आंखें अंधेरे में एक बिल्ली की तरह चमक रही थीं। एक आदमी की तरह मेरा सामना करो। एलिसिया धीरे धीरे ड्यूक की ओर बढ़ी। उसकी तलवार उसकी कमर के चारों ओर लटक रही थी जब तक कि उसने उसे खोल नहीं दिया। उसने एक हाथ में सुनहरा भला और दूसरे हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी। हालांकि वह ड्यूक एवन के साधना चरण को नहीं देख सकती थी, लेकिन वह उससे बिल्कुल भी नहीं डरती थी। उसने इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया कि ड्यूक एवन ने अकेले ही जानवर के तोप के गोले को रोक दिया था। उसकी जानलेवा आवाज़ सुनकर ड्यूक एवन शांत रहा। उसने उससे बातचीत नहीं की। इसके बजाय ड्यूक एवन ने चांद रहित आकाश की ओर देखा। वह महसूस कर सकता था कि अंधेरा उसे शक्ति दे रहा है। नई संवेदनाओं ने उसके दिमाग को भ्रमित कर दिया। पिशाच होने की शक्ति ने उसे वास्तव में मंत्रमुग्ध कर दिया। एक बड़े पिशाच में बदलने से पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दूर से किसी के दिल की धड़कन को इतनी स्पष्ट रूप से सुन सकता है। इस समय एवन दुनिया को एक अलग नज़रिए से देख सकता था। उदाहरण के लिए, एवन एलिसिया के चारों ओर ऊर्जा विकिरण देख सकता था। यह उसके लिए स्पष्ट था कि एलिसिया उससे कमज़ोर थी। एवन को आश्चर्य हुआ कि पूरे युद्ध के मैदान में केवल 2 लोग थे जो उससे आमने सामने लड़ सकते थे, जेवियर और एथन। जैसे ही एलिसिया एवन के करीब पहुंची, उसे खून की मीठी खुशबू आ रही थी। तुरंत ही उसका पेट गुर्रा उठा। भूख की यह अजीब सी भावना एवन के लिए नई थी। पहले अगर वह एलिसिया जैसी सुंदरी को देखता तो उसके मन में कामुक विचार आते, लेकिन अब वह केवल उसका खून पीना चाहता था। एक इंसान के तौर पर वह जानता था कि खून पीना पशुवत है या यहाँ तक कि वर्जित भी है। फिर भी उसे पूरी तरह से चूसने की उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह विरोध नहीं कर सकता था। उसके काले लबादे के नीचे 2 नुकीले दांत धीरे धीरे इस हद तक बढ़ गए कि वे उसके मुंह से बाहर निकल आए। अंधेरे और उसके लबादे की वजह से एलिसिया उसके चेहरे पर आए बदलावों को नहीं देख पाए। अगर वह देख पाती तो वह एवन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान देख पाती। मैं इस व्यर्थ युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। एलिसिया ने एवन से कुछ मीटर की दूरी पर अपने कदम रोक दिए। तुम्हें मारकर दोनों के चारों ओर सफ़ेद धुंध छाने से इलाका और भी ठंडा हो गया। केवल बर्फीले मंत्र सीखकर एलिसिया इलाके में ठंड को नियंत्रित करने के करीब पहुंच गई। हालांकि वह माइकल या नूह जैसी भगवान नहीं थी, अन्यथा वह खुद ही तत्व को नियंत्रित कर सकती थी। तुम वही कुतिया हो जो हर जगह उस विंस्टन लड़के का पीछा करती है, ड्यूक एवन ने हंसते हुए कहा। वह सुंदरियों को ट्रॉफी की तरह इकट्ठा करता है न? एवन ने एलिसिया से पूछा। एलिसिया ने अपने चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखाए। हालांकि वह अंदर से गुस्से में उबल रही थी। उसे खुद को उसे चीरने से रोकने के लिए बहुत नियंत्रण की आवश्यकता थी। उसके हरम में और कितनी कुतियां हैं? एवन ने हंसते हुए पूछा। जितना अधिक वह एलिसिया को उत्तेजित करता, उसके खून की गंध उतनी ही तेज होती जाती। वह उसके खून को अधिकतम तक उबालने का इंतजार नहीं कर सकता था ताकि वह एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन कर सके। कुंवारी का खून, ये पिशाचों के लिए एक दुर्लभ व्यंजन था। वह कोई अपवाद नहीं था, भले ही वह सिर्फ एक दिन के लिए पिशाच था। तुम्हें चखने के बाद मैं तुम्हारे परिवार के हर एक सदस्य को खाने जा रहा हूं, एवन ने कहा। एवन के आखिरी शब्द सुनने के बाद एलिसिया अपना गुस्सा नहीं रोक पाए। वह एवन पर जानलेवा हमले के इरादे से झपटी। उसके पूरे शरीर से ऐसी ठंड निकल रही थी जो किसी भी आम आदमी को बर्फीली मूर्ति में बदल सकती थी। घातक गति से उसने अपने हाथ में भाला एवन के दिल की ओर धकेला। एवन 1 इंच भी नहीं हिला। इसके बजाय उसने अपने शरीर को एक तरफ मोड़ने के लिए आखिरी क्षण तक इंतजार किया और एलिसिया की आंत पर अपनी मुट्ठी फेंकी। ड्यूक एवन की गति और हरकत ने एलिसिया को चौंका दिया। इससे पहले कि वह अपनी तलवार को उसकी मुट्ठी को रोकने के लिए घुमा पाती, उसे अपनी आंत में तेज दर्द महसूस हुआ। एवन के मुक्का की ताकत ने एलिसिया को कई मीटर पीछे उड़ा दिया। ड्यूक एवन के अंधेरे हुड के नीचे मुस्कुराने पर एलिसिया ने 2 बार खांसी की। मैं इसका आनंद लेने जा रहा हूं, ड्यूक एवन ने खुश होकर कहा। अध्याय 643। ड्यूक एवन एलिसिया को चाहता है। कमजोर, एक मजबूत घृणित आवाज सुनाई दी। एलिसिया ने सहज रूप से ड्यूक एवन के हाथों को ऊपर से रोक दिया। उसकी गति वैसी नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। एक पल वह उसके सामने था और दूसरे वह उसके ऊपर था। हमले के बाद एलिसिया के हाथ सुन्न हो गए। सौभाग्य से उसने हमले को रोकने के लिए अपने भले और तलवार का इस्तेमाल किया।
अगर उसने अपना हाथ इस्तेमाल किया होता तो वह टहनी की तरह टूट जाता। एलिसिया को जवाबी हमला करने का समय दिए बिना ड्यूक एवन ने एलिसिया की आंत की ओर एक लात मारी। एलिसिया ने जल्दी से पीछे की ओर छलांग लगाकर लात से बच निकली, लेकिन ड्यूक एवन का हाथ घूम गया और उसकी हरकतों का अनुसरण किया। उसके हाथ उसकी गर्दन पर निशाना साध रहे थे। एलिसिया ने जल्दी से अपने सामने बर्फ की 3 परतों से बनी एक ढाल बनाई, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, बर्फ की ढाल में दरारें पड़ गईं और ड्यूक एवन की मुट्ठी से टकराते ही वह टूट गई। चौंक कर एलिसिया ने एक पल बाद मुक्का मारने से बच निकली। ड्यूक एवन की मुट्ठी एलिसिया के कंधे पर लगी, जिससे उसका कंधा लगभग उखड़ गया। उसके मुंह से एक दर्दनाक कराह निकली। तुम मेरी अपेक्षा से बहुत कमज़ोर हो, ड्यूक एवन ने अपनी अंगुलियों को चटकाया। कितना निराशाजनक, एलिसिया ने भौहें सिकोड़ी। उसने कोई जादू नहीं किया था, फिर भी वह अपनी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ी। यहाँ तक कि उसके दादा दानव भी इतनी तेज़ी से नहीं चलते थे। कुछ गड़बड़ थी। उसकी अजीबोगरीब गति के अलावा एलिसिया को ड्यूक एवन से आने वाली एक तेज़ तीखी गंध महसूस हुई। तुमने अपने साथ कुछ किया है, एलिसिया ने कहा। तुमने देखा है न? ड्यूक एवन अपने काले होठ के नीचे मुस्कुराया। तो मैं सही थी, तुमने अपने साथ कुछ किया है, एलिसिया ने कहा। फिर उसने तलवार को नीचे गिरा दिया, क्योंकि तलवार ज़मीन पर लगी थी, वह सीधी खड़ी थी। एलिसिया ने अपने खाली हाथ से एवन की मुट्ठी से मारे गए कंधे को सहलाया। चूंकि ड्यूक एवन को एलिसिया को मारने की जल्दी नहीं थी, इसलिए उसने उसे कुछ समय लेने दिया। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसे शिकार से ज़्यादा शिकार करने की प्रक्रिया पसंद है। एवन की शक्ति की एक झलक पाने के बाद एलिसिया ने उसे कम नहीं आंका। उसने भाले को कसकर पकड़ लिया, दूसरे हाथ से जादू किया। पलक झपकते ही उसके सामने एक हल्का नीला चक्र प्रकट हुआ। घूमते हुए चक्र और उसमें मौजूद कई रूनों को देखकर एवन ने एक बार भी नहीं हिलाया। इसके बजाय उसने चक्र के कुछ करने का इंतजार किया। उसकी इच्छा जल्द ही पूरी हो गई, क्योंकि बर्फ से बने तीर चक्र से तेजी से उसकी ओर निकल पड़े। चक्र एलिसिया के साथ साथ आगे बढ़ा। हर बार जब कोई तीर चक्र से निकलता तो पूरे क्षेत्र में एक चमकदार रोशनी चमक उठती। ठंडी हवा एलिसिया और एवन को घेर लेती, लेकिन एलिसिया को आश्चर्य हुआ कि किसी भी तीर ने एवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह बस वहीं खड़ा रहा, बिना एक इंच भी हिले तीरों को झेलता रहा। एवन पर लगने वाला हर तीर फीके पड़ने से पहले प्रकाश के छोटे छोटे बिंदुओं में बदल जाता था। एक पिशाच के रूप में वह किसी भी जादू के हमले से पूरी तरह से प्रतिरक्षित था। बेचारी एलिसिया को पता ही नहीं था कि उसके पहले ड्यूक एवन एक एल्डर वैम्पायर था। पिछली बार जब एक एल्डर वैम्पायर दिखाई दिया था तो उसे मारने के लिए माइकल और नूह को जाना पड़ा था। ड्यूक एवन की तुलना में माइकल और नूह जिस एल्डर वैम्पायर से लड़े थे वह कहीं कमज़ोर था। उस एल्डर वैम्पायर को हेन और ट्रिस्टा ने बनाया था, जो 2 एल्डर वैम्पायर थे। इसके विपरीत एवन को 4 बड़े पिशाचों ने बदल दिया। एलिसिया को नहीं पता था कि उसने एक ऐसी लड़ाई शुरू की है जिसमें जीतने का कोई मौका नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि मेरे अपने गुर्गे होने पर कैसा लगता है। एवन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, एलिसिया को सिर से पैर तक देखा। एक बड़े पिशाच के रूप में वह जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र था, जब तक कि इससे पिशाचों को लाभ हो। एलिसिया के साथ कुछ वार करने के बाद एवन ने सोचा कि उसे मार दिया जाए या उसे पिशाच बना दिया जाए। सेबर के अनुसार किसी की इच्छाशक्ति जितनी मजबूत होगी, उसे बदलना और नियंत्रित करना उतना ही कठिन होगा। हालांकि एक बार उनकी इच्छाशक्ति टूट जाने के बाद उन्हें एक शक्तिशाली महान पिशाच और अंततः एक बड़े पिशाच में बदला जा सकता है। जब एलिसिया ने अपने भाले को सीधे उसके सिर पर निशाना बनाकर उस पर छलांग लगाई तो उसकी सोच रुक गई। उसने खुद को अधिकतम सीमा तक धकेल दिया। नतीजतन वह एक तीर की गति से आगे बढ़ी, लेकिन एवन के लिए वह घोंघे की गति से आगे बढ़ी। उसने तब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की जब तक कि भाला उसके सिर से कुछ इंच दूर नहीं हो गया। जब भाला उसके सिर में घुसने वाला था, एवन ने भाले को पकड़ लिया, उसे अपनी ओर खींचा और एलिसिया के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। उसका तमाचा इतना जोरदार था कि एलिसिया करीब 10 मीटर तक उड़ गई। एवन अपनी ताकत देखकर हैरान रह गया। उसने अपनी ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल किया था, फिर भी वह एलिसिया को उड़ाने के लिए काफ़ी था। ये ताकत है, एवन ने अपनी मुट्ठियों की ओर देखा। उसकी मुस्कान कान से कान तक फैल गई। इस पल एवन को लगा कि वह पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकता है। उसे किसी चीज़ का डर नहीं था। एक पिशाच के खून के साथ वह बिल्कुल अजेय था। जल्द ही सेबर रात में चलने के लिए उनके लिए एक उपाय खोज लेगा, और उस समय रात के शासक दिन पर भी शासन करेंगे। हालांकि सेबर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एवन को पहले केथन के राज्य को सेबर के पैरों के नीचे लाना होगा। तभी सेबर केथन को अपने शिकार के मैदान के रूप में इस्तेमाल कर सकता था और सूरज के लिए एक उपाय खोजने के लिए कई प्रयोग कर सकता था। एल्डर वैम्पायर ने माइकल से लड़ाई की और नोआ ने फैबिया जैसे सेबर के एक गुर्गे द्वारा बनाए गए डार्क वेब का इस्तेमाल किया। हालांकि इसने सूर्य की किरणों को अंदर घुसने से रोक दिया, लेकिन डार्क वेब एक दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता था।
कीमियागर प्रतियोगिता में जो कुछ हुआ था, उसके बाद सेबर ने अपने गुर्गों को डार्क वेब को बेहतर बनाने का आदेश दिया और साथ ही एक और समूह को एक नया समाधान निकालने के लिए कहा। मौजूदा लोगों से पहले एल्डर वैम्पायर छाया में रहने से काफ़ी संतुष्ट थे, लेकिन अब यह बदल गया है। सेबर और उसके एल्डर वैम्पायर के समूह इनाग्राम को छोड़कर दिन और रात दोनों पर राज करना चाहते थे। अब जब गार्जियन गिल्ड ने उन्हें बेनकाब कर दिया, तो वे पहले से कहीं ज़्यादा दुनिया को नियंत्रित करना चाहते थे। अंत में एलिसिया एक छोटे से धमाके के साथ ज़मीन पर गिरी। वह कई मीटर तक घास के मैदान में फिसलती रही, रुकने से पहले एक दोस्त का निशान छोड़ती रही। उसका चेहरा थोड़ा सूजा हुआ था क्योंकि उसके गाल पर हाथ का निशान देखा जा सकता था। उसने खून की खांसी की। जब उसने खुद को उठाया तो उसका चांदी का कवच पूरी तरह से कीचड़ में भीगा हुआ था। दांत पीसते हुए एलिसिया ने दर्द को दबाया। अपनी कलाई को हिलाते हुए उसने एक चमकती हुई नीली औषधि निकाली। एवन ने उसके हाथ में औषधि को घूर कर देखा। एलिसिया के हाथ में औषधि हाल ही में प्राप्त औषधियों की तुलना में फीकी थी। एलिसिया को आश्चर्य हुआ कि एवन ने बिना कुछ किए उसे पूरी औषधि पीने दी। उसने धैर्यपूर्वक एलिसिया के पूरी तरह ठीक होने का इंतजार किया। क्यों? एलिसिया ने खुद से पूछा, लेकिन अपने संदेह को अपने दिमाग के कोने में धकेलते हुए वह एक बार फिर एवन पर टूट पड़ी। इस बार उसकी गति पहले से कई गुना तेज थी। एवन के रास्ते में उसने भाला एक तरफ फेंक दिया और जमीन में धंसी तलवार को उठा लिया। पलक झपकते ही वह एवन के सामने आ गई। उसकी गति से हैरान एवन समय पर प्रतिक्रिया करने में विफल रहा। एवन की इस क्षणिक चूक का फायदा उठाते हुए एलिसिया ने अपनी तलवार घुमाई, जिससे एवन का कंधा गहरा कट गया। खून बहने लगा। वह एक कट से नहीं रुकी। इसके बजाय एलिसिया ने अपनी तलवार को राक्षसी गति से बाएं और दाएं घुमाया। एक एक करके एवन के शरीर पर कट बढ़ते गए। एवन ने जानबूझकर एलिसिया को उसे काटने दिया ताकि वह अपनी आंखों से अपनी पुनर्जनन क्षमता देख सके। फिर भी वह अपनी गर्दन पर लक्षित तलवार के वार से बच गया। हालांकि पिशाचों के पास पुनर्जनन क्षमता थी, लेकिन वे कटे हुए सिर को पुनर्जीवित नहीं कर सकते थे। एक सामान्य या असामान्य तलवार के पास पिशाच की मोटी त्वचा को भेदने का कोई मौका नहीं था, खासकर एक एल्डर के पिशाच की त्वचा को। लेकिन एलिसिया के हाथ में तलवार एक पारिवारिक खजाना थी जो उसे खुद जेवियर ने उपहार में दी थी। बॉनो ने ठंडे तत्वों के मंत्रों को पूरक करने के लिए कुछ दुर्लभ धातुओं और उत्कीर्ण रूनों का उपयोग करके तलवार को गढ़ा। एवन को अपनी गर्दन पर किए गए वार से बचते देख एलिसिया ने खास तौर पर उसके सिर पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसे कोई कमजोरी मिल गई है और उसने इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की। अपनी तलवार को बाएं और दाएं घुमाते हुए एलिसिया ने ड्यूक एवन को निशाना बनाते हुए फिर से राक्षसी बर्फ की बारिश का जादू डाला। लेकिन जब चक्र उनके ऊपर प्रकट हुआ और उस क्षेत्र को रोशन किया, तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि एवन के शरीर पर हुए घाव बिना किसी उपचार औषधि के बंद हो रहे थे। इसके अलावा उसने एवन की आंखों को अंधेरे हुड के नीचे चमकते हुए और उसके नुकीले दांतों की झलक देखी। उसका शरीर कठोर हो गया क्योंकि उसका दिमाग जो कुछ भी हुआ था उसे संसाधित करना शुरू कर दिया। उसने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पीछे हटने वाली थी, एवन ने उसकी गर्दन पकड़ ली। इस समय बर्फ के कांटे एवन पर बरसने लगे। इससे पहले कि कांटे उस तक पहुंच पाते, एवन ने ऊपर देखा। उसके अंदर से एक काली धुंध निकली, जिससे उनके ऊपर एक अर्धचंद्राकार ढाल बन गई। बर्फ के कांटे ढाल से टकराए और विस्फोट के साथ नष्ट हो गए। ढाल पर दरार भी नहीं पड़ी। तुम भाग्यशाली हो, एवन ने गुर्राहट की। उसकी घातक पकड़ के नीचे एलिसिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तलवार से उसे काटने की कोशिश की, लेकिन उसने तलवार को उसके हाथ से झटक दिया। तुम मेरी पहली मिनियॉन बनोगी। इस पर बहुत गर्व करो। एलिसिया को उसकी पशुवत गुर्राहट सुनकर ठंड लग गई। वह करीब से उसके नुकीले दांतों को और भी स्पष्ट रूप से देख सकती थी। तुम पिशाच, एलिसिया मुश्किल से ये शब्द बोल पाए। जल्द ही तुम भी हम में से एक हो जाओगी। एवन ने एलिसिया को करीब खींचा। उसने एलिसिया के खून से आने वाली मीठी खुशबू को लंबे समय तक सूंघा। किसी भी चीज़ से ज्यादा वह अपने नुकीले दांतों को उसकी गर्दन में गड़ा देना चाहता था। एलिसिया ने बेतहाशा संघर्ष किया, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। नहीं, एलिसिया ने एवन की त्वचा को अपनी त्वचा पर महसूस किया। जब वह उसे पिशाच में बदलने वाला था, तो आसमान में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। अगले ही पल कुछ सीधा एवन पर गिरा, जिससे वह उड़ गया। एलिसिया खांसी। पीछे हटो, उसे आश्चर्य हुआ। एथन उसके और एवन के बीच खड़ा था। उसकी पीठ से सुनहरे धातु के पंख निकले हुए थे। एथन के पंखों से निकलने वाली सुनहरी रोशनी ने एवन को कमजोर कर दिया। उसने फुफकारते हुए पीछे छलांग लगाई और सुनहरी रोशनी से दूर चला गया। अंकल, वह अब इंसान नहीं है, वह एक पिशाच है। एलिसिया ने एथन को चेतावनी देने में कामयाब रही। उसके शब्दों ने एथन को चौंका दिया, लेकिन वह नहीं हिला। अपने दादा के पास वापस जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगा, एथन ने कहा। तुम वापस जाओ। एवन की नफरत भरी आवाज इलाके में गूंज उठी।
एथन और एलिसिया ने एवन की आंखों को माणिक की तरह उसके काले हुड के नीचे चमकते हुए देखकर एक कदम पीछे हट गए। जैसे ही वह एथन के करीब गया, एक काले बादल ने उसे ढंक लिया। मुझे केवल एक मिनियॉन चाहिए, इसलिए तुम में से एक यहाँ मर जाएगा, एवन ने गुर्राते हुए कहा। अध्याय 644 एथन बनाम एवन। एथन ने एलिसिया को ढालते हुए अपने सुनहरे धातु के पंख फैलाए। पंख में प्रत्येक पंख एक अच्छी तरह से बने कुनाई जैसा दिखता था। पंखों का मंत्र उसे हाल ही में हैरियट ने दिया था। एथन से मिलने से पहले जब वह अवोर में थी, तब उसने मंत्र को संशोधित किया। चूंकि पिशाच सूर्य की किरणों के प्रति संवेदनशील थे, इसलिए उसने पंखों को सूर्य की किरणों के समान सुनहरी किरणें बनाने के लिए संशोधित किया। उसने उन जादूगरों को मारने के लिए मंत्र का जाप किया जो उस पर बमबारी कर रहे थे। यही उसका एकमात्र उद्देश्य था। लेकिन वह तब दंग रह गया जब ड्यूक एवन सुनहरी किरणों से दूर अंधेरे में वापस कूद गया। जब तुम किसी पिशाच को देखो तो यह मंत्र का जाप करो और भाग जाओ, डायना के शब्द उसके सिर में गूंज रहे थे। एथन ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। पिशाचों को एक कारण से रात के शासक कहा जाता था। डायना के अनुसार, जिसने अवोर में पिशाचों को लगभग विलुप्त कर दिया था, पिशाच रात के दौरान बेहद शक्तिशाली थे। वे अंधेरे आकाश से शक्ति प्राप्त करते थे, इसलिए हैरियट ने दिन के समय उनका शिकार किया जब वे सबसे कमज़ोर थे। हैरियट की हल्की लपटों के साथ वह पिशाचों के लिए एक पूर्ण अभिशाप थी। ड्यूक एवन, बस नीचे बैठ जाओ, हम तुम्हें ठीक करने का एक तरीका खोज सकते हैं। एलिसिया के विपरीत एथन ने एवन को कम नहीं आंका। एवन से आमने सामने लड़ने के बजाय एथन ने एवन से दूर जाने की कोशिश की। आखिरकार सुनहरे पंख 10 मिनट के बाद फीके पड़ जाएंगे। इलाज? मुझे इलाज की क्या ज़रूरत है? मैं पहले कभी इतना बेहतर नहीं रहा, ड्यूक एवन ने गुर्राते हुए कहा। मैं देख सकता हूं कि जादू खत्म हो रहा है। मैंने हमेशा तुम्हारा सम्मान किया है एथन, इसलिए मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूं। वापस मुड़ो और चले जाओ। मैं तुम्हें जीने दूंगा, लेकिन वह मेरी है। एवन ने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने कहा, पंखों से निकलने वाली सुनहरी रोशनी धीरे धीरे मंद हो गई। 10 मिनट की अवधि में एथन ने जादूगरों से लड़ने में 5 मिनट बिताए, इसलिए पंखों के गायब होने से पहले उसके पास केवल 5 मिनट और थे। उस समय वह एवन के सामने शक्तिहीन हो जाएगा। एवन की बातें सुनकर एथन की आंखों में हत्या के इरादे से चमक आ गई। मैं तुम्हें मार डालूंगी, एलिसिया ने ड्यूक एवन को धमकी दी। अगर एथन उनके बीच खड़ा न होता तो एलिसिया एक और दौर के लिए एवन पर कूद पड़ती। यहाँ तक कि एक पिशाच भी एलिसिया को डरा नहीं सकता। जब वे तीनों बात कर रहे थे तो दोनों सेनाएं उनके पीछे गतिरोध में थीं। हालांकि जेवियर ने एक कमांडर को मार डाला, लेकिन अन्य दो ने आसपास के सैनिकों को जेवियर पर अपने हमले केंद्रित करने का आदेश दिया। वे नहीं चाहते थे कि जेवियर ड्यूक एवन तक पहुंचे। हालांकि जब उन्होंने एलिसिया और एथन को देखा तो वे एवन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जेवियर ने उन्हें रोक दिया। अपने पंखों की चमक खोते देख एथन ड्यूक एवन से बचने का तरीका सोचने लगा। उसे पता था कि ड्यूक एवन को हराने का कोई मौका नहीं है। प्राइमोडियल फ्लेम के बिना यह असंभव था। आश्चर्यजनक रूप से फ्लेम फेयर कमांडरों और सैनिकों ने जेवियर के खिलाफ अच्छी पकड़ बनाए रखी, इसलिए उसे किसी तरह अकेले ही ड्यूक एवन का सामना करना पड़ा। मुझे अपनी तलवार दो और युद्ध के मैदान से निकल जाओ। ऊपर के संरक्षकों को बताओ कि फ्लेम फेयर का ड्यूक एक पिशाच में बदल गया है, एथन ने एक अधिकारपूर्ण लहजे में कहा। ईमानदारी से वह नूह पर विश्वास नहीं कर सका जब उसने कहा कि गार्जियन गिल्ड पूरी तरह से अक्षम और भ्रष्ट हो गया है। हालांकि वह समझ सकता था कि नूह ने ऐसी बातें क्यों कही। युद्ध के मैदान के ऊपर तैरते हुए सोल रिफाइना पूरी तरह से एवन को पिशाच के रूप में पहचानने में विफल रहे। काले वस्त्र, पुनर्जनन और जिस तरह से उसने चमकदार सुनहरी रोशनी से परहेज किया, उससे कम उन्हें आश्चर्य होना चाहिए था। फिर भी एथन ने अभिभावकों से कोई हस्तक्षेप नहीं देखा, लेकिन गार्जियन के बचाव में यह उनके लिए काम का एक और दिन था। उन्होंने अनगिनत युद्ध देखे थे और यह उनके लिए कोई खास बात नहीं थी, इसलिए वे युद्ध के मैदान पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बस आकाश में ध्यान कर रहे थे। अंकल, एलिसिया ने एवन के साथ एथन को छोड़ने में संकोच किया। यह एक आदेश है, एलिसिया। एथन की आवाज़ गंभीर हो गई। उसके पास एलिसिया से बहस करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। वह जितनी जल्दी इस जगह से निकल जाए उतना ही अच्छा है। कम से कम अगर वह अभिभावकों को सूचित करती तो वे एवन के बारे में कुछ करते। धीरे धीरे पीछे हटते हुए एथन ने एलिसिया की तलवार को जोर से पकड़ लिया। अंत में सुनहरे पंखों ने ड्यूक एवन के एथन पर हमला करने के लिए पर्याप्त रोशनी खो दी। जाओ, एथन ने एलिसिया को दूर धकेल दिया और एलिसिया की चांदी की तलवार से एवन के हाथ को रोक दिया। एथन का हाथ सुन्न हो गया क्योंकि उसे कई कदम पीछे धकेल दिया गया था। सब कुछ होने के बावजूद एथन अकेले एवन से लड़ने में खुश था। अगर ड्यूक अपने कमांडरों और सैनिकों के साथ होता तो उससे लड़ना बहुत मुश्किल होता।
यही कारण था कि एथन ने एवन से तब तक लड़ने का फैसला किया जब तक कि एलिसिया ने अभिभावकों को एवन के बारे में नहीं बताया। जब एलिसिया ने आखिरकार युद्ध के मैदान को छोड़ने का फैसला किया तो एवन एथन पर टूट पड़ा। एथन के चारों ओर सुनहरी रोशनी के कारण अंधेरे हुड के नीचे उसके परिजन जल गए। फिर भी यह उसे धीमा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। एवन को आश्चर्य हुआ, एथन लगभग उसके बराबर ही तेजी से आगे बढ़ा। एथन की गति से चौंककर एवन ने सहज रूप से अपने हाथों को उसके सामने लाया, लेकिन एथन ने अपनी तलवार एवन की जांघ पर मार दी और सुनहरे पंखों को इतनी ताकत से फड़फड़ाया कि एवन कई मीटर पीछे चला गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए एलिसिया रॉकेट की तरह जमीन से उड़ गई। हालांकि एवन ने अपनी बाँह से एक काला तीर चलाकर एथन को चौंका दिया। तीर एलिसिया के पैर में घुस गया और उसे आसमान से नीचे गिरा दिया। उसके पैर से खून बहने लगा और वह गुर्राने लगी। एलिसिया! एथन चिल्लाया। वह एलिसिया पर हमला करने ही वाला था कि एवन ने एथन की ओर एक और काला तीर चलाया। काला तीर अंधेरे के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया। एक अनजान व्यक्ति तीर को बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। हालांकि एथन कोई अनजान व्यक्ति नहीं था। उसने अपनी तलवार को बिजली की गति से घुमाया और काले तीर को 2 हिस्सों में काट दिया। तीर को काटने के बाद एथन ने चांदी की तलवार एवन पर फेंकी। वह एवन को एलिसिया से जितना संभव हो सके उतना दूर रखना चाहता था। तलवार हवा में तब तक उछली जब तक वह एवन की छाती में घुस नहीं गई। तलवार का एक सिरा एवन की पीठ से बाहर निकल रहा था। घाव से काला खून बह रहा था, लेकिन एवन बस मुस्कुराया। तुम उससे बेहतर हो, एवन ने कहा। उसकी आवाज़ में आश्चर्य और सम्मान दोनों का मिश्रण था। एवन ने कभी नहीं सोचा था कि एथन एक संकी की तरह लड़ेगा। अगर वह पिशाच में नहीं बदल जाता तो वह एथन को युद्ध में हरा नहीं सकता था। इसके अलावा उसने सुनहरे पंखों के अलावा कोई जादू नहीं किया था। एथन ने अपने साहसिक कार्यों के वर्षों के दौरान विकसित किए गए शुद्ध कौशल के साथ लड़ाई लड़ी। दर्द को अनदेखा करते हुए एवन ने धीरे से तलवार निकाली। घाव से खून बहता रहा। जब एवन तलवार से चिपका रहा, एथन ने अपनी कलाई हिलाई और उसके हाथ में एक चमकदार नीली औषधि दिखाई दी। उसने जल्दी से वह औषधि एलिसिया को दे दी। इसे ले लो, एथन ने एलिसिया को आदेश दिया। एक पल के लिए उसने औषधि को खाली देखा, लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में गहरी घृणा झलक उठी। औषधि घोस्ट द्वारा बनाई गई थी, जिसने उसके भाई के जीवन को नष्ट कर दिया था। वह उस औषधि को लेने के बजाय मरना पसंद करेगी। उसकी क्षणिक हिचकिचाहट एवन के लिए तलवार को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त थी। पलक झपकते ही घाव भर गया। वह भोजन है, तुम नहीं हो, एवन ने तलवार को एक तरफ फेंक दिया। एथन पर हमला करने के बजाय एवन ने सुनहरे पंखों के पूरी तरह से फीके पड़ने का इंतजार किया। सुनहरे पंख टिमटिमाए और जल्द ही एथन की पीठ से गायब हो गए। एक बार फिर उनके ऊपर अंधेरा छा गया। सुनहरे पंखों और तलवारों के बिना एथन के पास एल्डर वैम्पायर के खिलाफ कोई मौका नहीं था। सुनहरे पंख भले ही गायब हो गए हों, लेकिन एथन की आंखों में लड़ाई की चिंगारी पहले से ज्यादा चमक रही थी। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, एथन एवन को अपनी बहू को मारने नहीं देगा। जब तक वह सांस लेता है, एवन को एलिसिया तक पहुंचने के लिए उसके बीच से गुजरना होगा। एथन ने अपनी मुट्ठियां चटकाईं और खुद को मौत की लड़ाई के लिए तैयार किया। एलिसिया, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? एथन ने पूछा। यहाँ से निकल जाओ और नूह से कहो कि वह मुझे जल्दी से जल्दी इंसान बना दे। उसके मुंह से एक थकी हुई मुस्कान निकली। एलिसिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने कंधे पर देखा कि उसके दादाजी एक ही समय में लगभग 20 आदमियों से लड़ रहे थे। उन पर मंत्रों और हमलों की बौछार हो रही थी। इससे पहले कि एलिसिया एथन को जवाब दे पाती, एवन गायब हो गया और एथन के सामने प्रकट हो गया। एथन को प्रतिक्रिया करने का कोई समय दिए बिना एवन ने एथन के पेट में लात मारी। एथन ने अपने हाथ से लात को रोकने में कामयाबी हासिल की। एवन की आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी। अपनी छाती में दर्द को नज़रअंदाज करते हुए एथन ने एवन का सिर पकड़ा और पिशाच पर बार बार सिर से वार किया। एथन को ऐसा लगा जैसे वह अपना सिर किसी धातु के दरवाजे से टकरा रहा हो। जब एवन ने एथन पर सिर से वार करके जवाबी हमला किया तो एथन की आंखें धुंधली हो गईं। उसे खून की खांसी आ गई, लेकिन उसकी धुंधली दृष्टि केवल कुछ पल के लिए ही रही। एवन ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, तुमने मेरी उम्मीदों से बढ़कर काम किया है एथन। अब मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे सभी बच्चे प्रकृति के शैतान कैसे बन गए। ड्यूक की आंखें शिकारी हो गईं। लेकिन ये छोटा सा नृत्य बहुत हो गया। एवन ने अपनी मुट्ठी में अपनी ऊर्जा को प्रवाहित किया। एवन के शरीर पर एक काली धुंध छा गई, क्योंकि उसकी ताकत छत से ऊपर जा रही थी। वह अब और पीछे हटने की योजना नहीं बना रहा था। एलिसिया ने महसूस किया कि जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, आसपास का वातावरण और भी गहरा होता गया। उसके दिमाग ने अंधेरे क्षेत्र का विश्लेषण किया और उसकी सीमा का अनुमान लगाया। 20 मीटर। अब जबकि एवन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था, एथन के लिए एवन को हराना असंभव होगा।
एवन ने एथन को उसकी गर्दन से पकड़ा, एथन के माथे से बहते खून को चाटा। खून का मीठा स्वाद ऐसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं चखा था। सबसे महंगी शराब भी ताजे खून के स्वाद के सामने टिक नहीं सकती। एवन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दिखाई दी। उसे जाने दो, एलिसिया पीछे से चिल्लाए। वह एवन की ओर दौड़ी और घोस्ट के उपचार औषधि को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। हालांकि एवन का अब अपना समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपना हाथ उठाया और एलिसिया को अंधेरे ऊर्जा की किरण से उड़ा दिया। दूसरी ओर एथन ने खुद को एवन के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पिशाच उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या गलती करने जा रहे हो, एवन को आश्चर्य हुआ। एथन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में डर का एक भी अंश नहीं था। मैं गलतियां करना छोड़ चुका हूं, एवन ने हंसते हुए कहा। उसके नुकीले दांत एक बार फिर से लंबे हो गए। एवन के नुकीले दांत एथन की गर्दन से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर थे। तभी बिजली की एक चमकीली किरण पूरे क्षेत्र में चमक उठी। अगले ही पल हवा के एक तेज झोंके ने एवन को उड़ा दिया, जिससे वह कई मीटर दूर उड़ गया। जमीन पर गिरते ही एथन दर्द से कराह उठा। उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर हुआ क्या है। जल्द ही क्षेत्र में एक शांत आवाज गूंज उठी। शिपमेंट में देरी के लिए माफी चाहता हूं, लॉर्ड एथन। जैसे ही एथन ने आवाज सुनी, उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। भूत अध्याय 645 एक और बड़े पिशाच को मारना। जैसे ही वह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा, घोस्ट के पैरों के नीचे बिजली की सुनहरी चमक चमक उठी। एथन का खोया हुआ बेटा एक बार फिर अपने परिवार को बचाने आया था। डार्क लॉर्ड के बारे में सभी ने जो कुछ भी बताया, उसके बावजूद एथन को विश्वास नहीं हुआ कि उसका बेटा दुष्ट था। वह घोस्ट को गले लगाना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि वह उसका पिता है। अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ एथन ने ऊपर देखा। घोस्ट के काले बाल उसकी गर्दन की लंबाई तक वापस बढ़ गए थे। दाढ़ी उसे आकर्षक रूप दे रही थी। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसका काला लंबा कोट हवा में लहरा रहा था। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए घोस्ट शांति से उसके सामने उतरा। लॉर्ड एथन, माइकल ने एथन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। एक पल के लिए एथन की आंखों में चिंता की एक झलक उभरी, लेकिन ये याद करने के बाद कि घोस्ट ही भयानक डार्क लॉर्ड था, उसका मन शांत हो गया। सावधान! अचानक एथन चिल्लाया। उसने देखा कि एवन घोस्ट की ओर एक काला तीर चला रहा है। हालांकि माइकल शांत रहा। उसने बिना पीछे मुड़े ही उस काले तीर को पकड़ लिया, इससे पहले कि वह उस पर लगे। काला तीर उसके हाथ में कांप रहा था। जल्द ही वह उसकी पकड़ में आकर टूट गया। सावधान रहो, वह एक पिशाच है, एथन ने कहा। एथन ने अपने बेटे के चेहरे पर डर के कोई लक्षण नहीं देखे। इसके बजाय वह हमेशा की तरह शांत रहा। घोस्ट ने एथन को हैरियट की याद दिला दी। परिस्थिति चाहे जो भी हो, वे दोनों शांत रहे। एथन की नज़र में घोस्ट बिल्कुल हैरियट जैसा ही लग रहा था। उसने पूरी तरह से काले कपड़े भी पहने थे और अपनी मां की तरह अपनी पीठ पर 2 तलवारें भी रखी थीं। पलक झपकते ही एवन माइकल पर टूट पड़ा। एथन को आश्चर्य हुआ जब घोस्ट ने एवन को उसकी गर्दन से पकड़ लिया। ठीक वैसे ही जैसे जब उसने तीर पकड़ा था, तब भी वह मुड़ा नहीं। एवन ने गुर्राहट के साथ कहा। उसने घोस्ट के चंगुल से भागने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं भाग सका। माइकल की कलाई के चारों ओर बिजली चमकी, जिससे एवन की गर्दन जल गई। ये दृश्य देखकर एथन का जबड़ा कुछ इंच नीचे गिर गया। वह पिशाच जिसने एलिसिया और उसे लगभग मार डाला था, अपने बेटे की पकड़ में कमजोर की तरह संघर्ष कर रहा था। अंत में माइकल ने अपना सिर घुमाया और एवन की आंखों में देखा। तुमने मेरा शिपमेंट चुरा लिया। एवन को विश्वास नहीं हुआ कि उसने अभी क्या सुना था। धरती को हिला देने वाली ताकत के साथ माइकल जमीन से उड़ गया। उसकी पकड़ में एवन ने भागने के लिए अपने शरीर को बेतहाशा हिलाया। जब माइकल पूरी लड़ाई देखने के लिए पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंच गया, तो उसने एवन को युद्ध के मैदान के बीच में फेंक दिया, जहां जेवियर एक ही समय में 20 सैनिकों से लड़ रहा था। अंधेरे के बादल को छोड़कर माइकल ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बाकी सब कुछ इस्तेमाल किया। अकेले मौत की सीमा ने माइकल को बिना पसीना बहाए एवन को संभालने के लिए पर्याप्त शक्ति दी। माइकल के फेंकने का बल एवन को बीच आसमान में संतुलन हासिल करने से रोकने के लिए पर्याप्त था। धमाका! एक जोरदार विस्फोट के साथ ड्यूक एवन जमीन पर गिरा, जिससे एक शक्तिशाली शॉकवेव पैदा हुई। उसकी टक्कर के बल के कारण ड्यूक एवन के चारों ओर एक क्रिएटर बन गया। ड्यूक एवन ने काला खून खांसा। गतिरोध पर खड़ी दोनों सेनाओं ने एक पल के लिए अपनी लड़ाई रोक दी। सैनिक युद्ध के मैदान के बीच में अचानक दिखाई देने वाले गड्ढे की ओर अपनी निगाहें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। इससे पहले कि ड्यूक एवन अपने पैरों पर वापस आ पाता, माइकल ने उसकी ओर गोली चलाई, जिससे आकाश में एक सुनहरी बिजली का निशान बन गया। वह सीधे ड्यूक एवन के ऊपर उतरा और उसने लात घूंसों की बौछार की। प्रत्येक लात में पिछले लात के समान ही बल था। उसकी कृपा की रक्षा करो! कमांडरों ने, जिन्हें एहसास हुआ कि यह उनका ड्यूक था जिसे लात मारकर मार दिया जा रहा था, वे जितना हो सके उतनी जोर से चिल्लाए।
उनका नारा पूरे युद्ध के मैदान में गूंज उठा। जल्द ही जादूगरों और शूरवीरों ने ड्यूक की ओर बढ़ने की कोशिश की। उन सभी को मार डालो। उसी समय जेवियर ने अपने आदमियों पर फ्लेमफेयर सैनिकों को मारने के लिए दहाड़ लगाए। एक बार फिर दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई छिड़ गई। अंत में ड्यूक एवन घोस्ट से कुछ मीटर दूर लुढ़कने में कामयाब रहा और अपने पैरों पर वापस खड़ा होने में कामयाब रहा। उसके चेहरे पर चोट के निशान और घाव नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से बंद हो गए। उसके साफ सुथरे काले लबादे कीचड़ में भीगे हुए थे और कई जगहों पर फटे हुए थे। एक अनजान आदमी कभी भी एवन को ड्यूक के रूप में नहीं पहचान पाएगा। इसके बजाय वे उसे एक भिखारी के रूप में सोचेंगे। एवन की नसों में बेकाबू गुस्सा बह रहा था। उसने अपने दांत पीसना शुरू कर दिया क्योंकि नुकीले दांत यथासंभव लंबे होते जा रहे थे। एथन और एलिसिया से एवन को महसूस होने वाले ऊर्जा विकिरण के विपरीत घोस्ट का ऊर्जा विकिरण दूसरे स्तर पर था। एवन बता सकता था कि उसका साधना स्तर उसके प्रतिद्वंद्वी से बहुत कम था। उसका एकमात्र बचाव उसका मजबूत पिशाच शरीर और बेहतर पुनर्जनन था, अन्यथा उसे कुछ क्षण पहले ही मार दिया गया होता। क्या यही है? एवन ने गुर्राते हुए कहा। एवन को आश्चर्य हुआ। घोस्ट ने उसके पैरों पर एक हरी शीशी फेंकी। शीशियां टूट गईं, जिससे उसके चारों ओर हरा कोहरा छा गया। आप पहले एल्डर वैम्पायर नहीं हैं, ड्यूक एवन, माइकल के शांत शब्दों ने एवन को चौंका दिया। उसके दिमाग को अचानक वह सब याद आ गया जो उसने कीमिया प्रतियोगिता में घटित हुई बातों के बारे में सुना था। घोस्ट और नूह ने एक एल्डर वैम्पायर से लड़ाई की और उसे मार डाला। एक समय पर सेबर ने भी हैन की रचना के बारे में कुछ कहा, जिसने कीमिया प्रतियोगिता में उत्पात मचाया और 2 मनुष्यों द्वारा मारे गए। पहली बार एवन की आंखों में डर की चमक थी, लेकिन जल्द ही क्रोध ने उसके डर को दबा दिया। एवन ने घोस्ट पर इतनी तेजी से हमला किया कि उसके पीछे एक शॉक वेव बन गई। उसके सामने खड़ा कमीना एक वैम्पायर स्लेयर था। उसने अपने जैसे ही एक व्यक्ति को मार डाला। हालांकि एवन हैन या उसके द्वारा बनाए गए बड़े वैम्पायर को नहीं जानता था, लेकिन एवन उन दोनों से बदला लेना चाहता था। घोस्ट के पास पहुंचने पर एवन ने अपनी पूरी ताकत से कमीने को मुक्का मारा। मुक्के के प्रभाव से एवन कई कदम पीछे हट गया। उसका हाथ सुन्न हो गया, मानो उसने किसी धातु की दीवार से टक्कर मार दी हो। तभी एवन ने घोस्ट के हाथ में काली ढाल देखी। एक वैम्पायर के रूप में उसे एक कल्टीवेटर की सीमा से परे गति का वरदान प्राप्त था। फिर भी एवन ये देखने में पूरी तरह विफल रहा कि घोस्ट ने काली ढाल कब निकाली। अपने स्वामी को नुकसान में देखकर पास के फ्लेमफेयर सैनिकों ने अपने विरोधियों को नज़रअंदाज कर दिया और माइकल की ओर बढ़ गए। रिंग ऑफ फायर। माइकल ने अपने मन में मंत्र का जाप किया और माइकल से एक पूर्ण वृत्त में चमकीली लाल लौ निकली। आग की लहरें नियमित अंतराल पर धड़क रही थीं। जो लोग आग की लपटों के घेरे में फंस गए थे, वे चीखने लगे। उनकी दर्दनाक चीखें और जलते हुए मांस की तेज गंध हवा में भर गई। कुछ सेकंड के बाद ही उनकी चीखें बंद हो गईं। उन पर सन्नाटा छा गया। सौभाग्य से एवन जलती हुई आग से बचकर हवा में उछल गया। उसकी आंखों के सामने उसके लोग जलकर राख हो गए। माइकल ने एवन की ओर देखा। उसकी कलाई के चारों ओर बिजली की अनगिनत छोटी छोटी चमक चमक रही थी, जो एवन पर गिरने की धमकी दे रही थी। अचानक एवन हवा में बार बार खांसने लगा। उसके शरीर का हर हिस्सा दर्द करने लगा, मानो उसे सैकड़ों जंग लगी सुइयों से छलनी किया जा रहा हो। अत्यधिक दर्द के कारण वह जमीन पर गिर पड़ा। सौभाग्य से उसकी लपटें गायब हो गईं और जमीन पर धुआं उगलने वाली राख रह गई। अपने साथी सैनिकों को आग की लपटों में खोने के बाद भी बाकी लोग माइकल की ओर दौड़े। एक परेशान नज़र के साथ माइकल ने दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित किया और अपनी कलाई के चारों ओर बिजली के बोल्टों को मजबूत करने के लिए इसे डाला। जब सैनिक काफी करीब आ गए तो माइकल ने अपने हाथ ऊपर उठाए और दोनों हाथों से सुनहरे रंग की मोटी बिजली की बोल्टें दागीं। 2 बिजली की बोल्टें सैनिकों पर लगीं और कई सैनिकों को छेद गईं। माइकल ने रुकना नहीं चाहा। वह एक के बाद एक बिजली की बोल्टें दागता रहा। जब भी उसके हाथ से बिजली की बोल्ट निकलती तो कई सैनिक जमीन पर गिर जाते और उनकी छाती में बड़े बड़े छेद हो जाते। एवन के पैर को पकड़कर उसे उठाकर बार बार पटक दिया, जैसे एवन कोई भारहीन गुड़िया हो। सैनिक डर गए। जिस आदमी ने अकेले ही जानवर के तोप के गोले को रोक दिया था, उसके पास घोस्ट के सामने कोई मौका नहीं था। फ्लेमफेयर के सैनिकों को न केवल शर्मिंदगी महसूस हुई, बल्कि वे डर भी गए। उनका मनोबल चरमरा गया। कोई नहीं, उन्होंने घोस्ट की गहरी घृणा भरी आवाज़ सुनी। उसने एवन को जमीन पर पटक दिया। चोरी करता है, एक और पटक से। फिर से माइकल ने एवन को पटक दिया। जब माइकल ने इस बार एवन को जमीन पर पटक दिया तो एवन लगभग बेहोश हो गया। घोस्ट ने उसकी हड्डियां इतनी तेजी से तोड़ दी थीं कि उसका शरीर ठीक नहीं हो पाया। सैनिकों ने देखा कि एवन के पैर और हाथ टेढ़े लग रहे थे। जैसे ही उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया है, उन्होंने देखा कि घोस्ट एवन के गले पर पैर रख रहा है।
वैम्पायर हो या न हो, अगर तुमने कभी मेरे साथ खिलवाड़ किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये आखिरी शब्द थे जो एवन ने एक ही बार में अपना सिर कुचलने से पहले कहे थे। खून और खूनी मस्तिष्क पदार्थ चारों ओर बिखरा हुआ था। एवन का शरीर कुछ पलों तक बेतहाशा हिलता रहा, जब तक कि आखिरकार वह रुक नहीं गया। ड्यूक एवन की भयानक मौत को देखने वाले हर व्यक्ति की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जब माइकल की नज़र युद्ध के मैदान पर पड़ी तो दोनों पक्षों के सैनिक डर के मारे एक कदम पीछे हट गए। ड्यूक एवन की मृत्यु के बाद फ्लेमफेयर सैनिकों में लड़ने की ललक खत्म हो गई। ईमानदारी से उनके पास लड़ने का कोई कारण नहीं था। उनका नेतृत्व करने के लिए कोई नेता न होने के कारण उनके लिए आगे बढ़ना व्यर्थ होगा। इसलिए एक एक करके उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और अपने घुटनों पर गिर गए। उनकी भयभीत आंखों के नीचे माइकल ड्यूक के पास झुक गया और एक शीशी का उपयोग करके एक नमूना उठाया। एल्डर वैम्पायर की तुलना में, जिसके साथ उसने और नोह ने लड़ाई की, ड्यूक एवन 2 गुना अधिक शक्तिशाली था। माइकल अपने एंटी वैम्पायर पोशन को बेहतर बनाने के लिए नमूनों का और परीक्षण करना चाहता था। यह माइकल के लिए एक उपयोगी बात साबित हुई। वह न केवल एवन को मारने और उसका उदाहरण बनाने में कामयाब रहा, बल्कि उसने अपना स्तर भी बढ़ाया। जब वह मुड़कर जाने वाला था तो उसने जेवियर की आवाज़ सुनी। रुको। अध्याय 646 भूत ने एलिसिया पर हमला किया। माइकल ने अपने कदम रोक दिए। आवाज़ को देखकर माइकल को पता चल गया कि यह बूढ़ा आदमी था जिसने एक ही समय में 20 या उससे ज़्यादा आदमियों का बहादुरी से सामना किया था। जैसा कि माइकल ने उम्मीद की थी, जब वह पलटा तो उसने देखा कि बूढ़ा आदमी माइकल की ओर सरपट दौड़ रहा है। 2 विरोधी सेनाओं के बीच युद्ध पूरी तरह से रुक गया। फ्लेमफेयर के सैनिक अपने घुटनों पर थे, उम्मीद कर रहे थे कि पेनटाउन और आइसफेयर ड्यूक्स दयालु होंगे। माइकल के चारों ओर राख के घेरे से हर कोई दूर खड़ा था। उसकी लपटों के छल्ले ने अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को जला दिया, जिससे ये घेरा बन गया। ड्यूक के शरीर को छोड़कर सब कुछ राख के अलावा कुछ नहीं था। जेवियर को अपने बेटे की ओर बढ़ते देखकर एथन को जल्दी से सब कुछ याद आ गया जो घोस्ट और पीटर के बीच हुआ था। वह हवा में उछला और एलिसिया के साथ जेवियर के बगल में उतरा। तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने माइकल से पूछा। मैं घोस्ट नाम से जाना जाता हूँ, माइकल ने शांति से बूढ़े आदमी को जवाब दिया। माइकल को आश्चर्य हुआ। बूढ़े आदमी का चेहरा तमतमा उठा। उसकी आंखों में सदमे और गुस्से की झलक दिखी, लेकिन जल्द ही जेवियर की आंखों से गुस्सा गायब हो गया। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जेवियर ने पूछा। माइकल ने एलिसिया की ठंडी निगाहों को देखा और माइकल ने उसे पूरी तरह से अनदेखा करना चुना। पता नहीं, माइकल ने कंधे उचका दिए। जब आसपास के सैनिकों ने माइकल की बात सुनी तो वे भौंचक के रह गए। घोस्ट कैसे कह सकता था कि वह आरागोथ के दानव और तलवार मास्टर को नहीं जानता? ये बेतुका था। एलोन महाद्वीप में हर कोई जेवियर बेलेफोर्ट को जानता था। उन्होंने तुरंत सोचा कि घोस्ट घमंडी हो रहा है। हालांकि बूढ़े आदमी ने घोस्ट की आंखों में देखा, यह महसूस करते हुए कि युवक को वास्तव में उसकी पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं जेवियर बेलेफोर्ट हूँ, बूढ़े आदमी ने अपना परिचय दिया। बेलेफोर्ट हो, एलिसिया का अंतिम नाम। माइकल ने जल्दी से कनेक्शन बना लिया, यह महसूस करते हुए कि बूढ़ा आदमी ठंडी कुतिया का परिवार का सदस्य था, शायद उसका दादा। फिर भी माइकल को जेवियर या उसके परिवार की कोई परवाह नहीं थी। तुमने मेरे पोते को गार्जियन गिल्ड के निशाने पर डाल दिया, जेवियर ने कहा। माइकल यह नहीं बता सका कि बूढ़ा आदमी कोई बयान दे रहा था या एलिसिया के भाई पीटर के साथ जो उसने किया था उस पर गुस्सा हो रहा था। आपका पोता बस अपने किए का परिणाम भुगत रहा है। यहाँ ड्यूक एवन की तरह माइकल ने अपने पैरों के पास ड्यूक एवन के क्षत विक्षत शरीर को देखा। तुमने उसका अपमान किया, वह इसके लायक नहीं है, एलिसिया ने गुर्राहट के साथ कहा। यह इस बातचीत के लिए जगह नहीं है। हमें बहुत कुछ संभालना है। एथन ने स्थिति को और बिगड़ने से पहले शांत करने की कोशिश की। वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा घोस्ट अपने डार्क लॉर्ड के वस्त्र पहने और रातों रात जेवियर को मार डाले। माइकल ने एलिसिया को कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एथन की ओर देखा। शिपमेंट में देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ लॉर्ड एथन, ऐसा दोबारा नहीं होगा। जब वह वहाँ से जाने वाला था तो एलिसिया ने माइकल को फिर से रोक दिया। मेरे दादाजी ने तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दी। घोस्ट के होंठ ऊपर की ओर मुड़े, एक अहंकारी मुस्कान बनाते हुए। मुझे जाने के लिए तुम्हारे दादाजी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मैं जब चाहूँ तब जा सकता हूँ। ये युद्ध का मैदान है। यहाँ सेनाओं के कमांडरों के पास शक्ति होती है। जब आप यहाँ होते हैं तो आपको कमांडरों की आज्ञा का पालन करना होता है। माइकल अजीब नियमों को सुनकर हैरान रह गया। क्या यही नियम है? माइकल ने शांति से इधर उधर देखा और देखा कि लॉर्ड एथन सहित कई सैनिक सिर हिला रहे थे। चूंकि गया उसके साथ नहीं था, इसलिए माइकल को युद्ध के मैदान के नियमों के बारे में पता नहीं था। सच कहूं तो उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह का नियम लेकर आएगा। इससे माइकल को आश्चर्य हुआ कि यह नियम किसने बनाया। सौभाग्य से माइकल के लिए स्थिति ने उसे एलिसिया को उसकी जगह पर रखने का मौका दिया।
ये युद्ध फ्लेमफेयर और पेंटाउन के बीच है जो आइसफेयर के साथ संबद्ध है। चूंकि तुम दोनों में से किसी से संबंधित नहीं हो, इसलिए तुमने जो किया उसे अपराध माना जाएगा। लॉर्ड जेवियर, वह एक पिशाच था। एथन की आवाज़ गंभीर हो गई। अगर उस समय उसका बेटा प्रकट नहीं होता तो वह और एलिसिया दोनों या तो बदल जाते या उनका खून बह जाता। घोस्ट का शुक्रिया अदा करने के बजाय जेवियर ने घोस्ट को एक ऐसे नियम से बांधने की कोशिश की जो जेवियर के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था। एथन को लग रहा था कि इस बूढ़े आदमी के दिमाग में कुछ और है। क्या ये घोस्ट द्वारा उसके पोते के साथ किए गए कृत्य का बदला था या कुछ और? एथन को नहीं पता था। जब एथन ने ड्यूक का रहस्य उजागर किया तो बूढ़े आदमी की आंखों में आश्चर्य की झलक देखी जा सकती थी। न केवल ड्यूक बल्कि आसपास के सैनिक भी बड़बड़ाने लगे थे। कई लोग सदमे में थे। पिशाच हो या न हो, वह ड्यूक था और वह बाहरी है। जेवियर ने माइकल की ओर देखा। उसने ड्यूक को मारा और यह एक अपराध है। आपको अपने अपराध का उत्तर देने के लिए हमारे साथ शांतिपूर्वक आना होगा, महामहिम पोर्टोफोर्ब्स। बूढ़े आदमी की बात सुनकर माइकल को गुस्सा आया। ये मूर्ख कमज़ोर लोग वास्तव में उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे। आमतौर पर माइकल जेवियर जैसे प्रभावशाली लोगों का विरोध करता था। हालांकि जेवियर बेलेफोर्ट परिवार से था। उनके साथ मित्रता करने या उनके साथ दोस्ताना संबंध बनाने का जहाज बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। इसलिए माइकल को बूढ़े आदमी की कोई परवाह नहीं थी। इसके अलावा माइकल अपनी ही लीग में था। बेलेफोर्ट जैसे इन तुच्छ परिवारों को उसे धमकाने देना बदमाशी के बिल्कुल विपरीत था। घोस्ट के चेहरे पर कोमल मुस्कान को फीका पड़ता देख एथन का दिल धड़क उठा। ये परेशान करने वाला हो रहा है। अगर तुम मुझे जाने से रोकना चाहते हो तो आगे बढ़ो, लेकिन ये याद रखना, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, माइकल ने कहा। एथन ने उसकी आंखों में हत्या की चमक देखी। उसने मुझे और एलिसिया को बचाने के लिए ड्यूक को मार डाला। अगर महामहिम किसी को जवाबदेह ठहराना चाहते हैं तो मैं उससे बात करूंगा, एथन ने बीच में कहा। उसने स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से घोस्ट को शांत करना अब कोई विकल्प नहीं था। मुझे उसकी परवाह नहीं है, माइकल के शब्दों ने आसपास के सभी लोगों को चौंका दिया। हम यहाँ किससे मजाक कर रहे हैं? तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो जो मैंने पीटर के साथ किया? माइकल ने अपनी ठंडी निगाह एथन से जेवियर की ओर घुमाई। तुम जो चाहो सोच सकते हो, युवा, जेवियर ने उत्तर दिया। उसकी आवाज़ में एक शांति थी जिसने माइकल को भी आश्चर्यचकित कर दिया। और तुम जो चाहो करो। माइकल के हाथों के चारों ओर बिजली के सुनहरे बोल्ट चमक उठे। माइकल के चारों ओर हवा के घूमने पर बिजली के बोल्ट की चटकने की आवाज़ और भी बढ़ गई। आसपास के हर सैनिक ने डर के मारे एक कदम पीछे हट लिया, सिवाय एलिसिया के, जो अपनी आंखों में डर के एक कतरे के बिना आगे बढ़ी। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए जेवियर ने एक कदम पीछे हटते हुए एलिसिया को आगे बढ़ने दिया। उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और एलिसिया को घोस्ट से लड़ने के लिए अपनी चांदी की तलवार निकालते हुए देखा। लेकिन अचानक बिजली के बोल्ट उसके हाथ से गायब हो गए। घूमती हवा शांत हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? हा, माइकल ने ठहाका लगाया। तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो, है न? लेकिन सच कहूं तो मैं नहीं समझता, माइकल ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये शब्द सुनकर एथन को राहत महसूस हुई। हालांकि उसकी राहत सिर्फ कुछ ही देर की थी। मेरे दोस्त होने के लिए कोई मानक नहीं है। तुम पुरुष, महिला, अमीर, गरीब या बीमार हो सकते हो, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन मेरा दुश्मन होने के लिए तुम्हें मानकों की ज़रूरत है। माइकल ने मानक शब्द पर जोर दिया। उसकी आवाज़ और भी ठंडी हो गई। तुम मेरे दुश्मन बनने के लिए मेरे स्तर के नहीं हो। वास्तव में कोई भी नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अपनी ही लीग में हूँ, जैसा कि उसने कहा। माइकल ने एक फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर की अपनी आभा जारी की। तुरंत माइकल के आसपास के अन्य लोगों ने उन पर बहुत दबाव महसूस किया। उनमें से कुछ मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। जेवियर और एथन जैसे अनुभवी ने केवल एक फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर से ऐसी शक्तिशाली आभा महसूस की थी। क्या वह फ्यूजन स्टेज तक पहुंच गया? एथन ने खुद से सवाल किया। एलिसिया, रुक जाओ। एथन चौंक गया क्योंकि एलिसिया अपनी तलवार उठाकर घोस्ट पर टूट पड़ी। उसने एक जादू के साथ अपनी गति बढ़ा दी जिससे उसके कदमों पर बर्फ का निशान बन गया। उनके आसपास का तापमान कई डिग्री कम हो गया। उसकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थीं। इस पल भी जेवियर अपनी पोती को रोकने के बजाय शांत रहा। ईमानदारी से जेवियर चाहता था कि घोस्ट एलिसिया को हरा दे। केवल इस तरह एलिसिया अपने सिर में गांठ खोल सकती थी। जब से घोस्ट ने पीटर को अपमानित किया, एलिसिया गुस्से से जल रही थी। उसके गुस्से ने नूह के साथ उसके रिश्ते को भी प्रभावित किया। जेवियर ने सब कुछ नोटिस किया। चूंकि एलिसिया कोई ऐसी नहीं थी जो जेवियर चाहता था कि एलिसिया उसे आज्ञाकारी ढंग से सुनेगी, जेवियर चाहता था कि एलिसिया कठिन तरीके से सीखे। बूढ़ा आदमी इतने लंबे समय तक जीवित रहा कि उसने देखा कि कभी कभी उन्हें आगे बढ़ने के लिए अपनी नफरत को त्यागने की ज़रूरत होती है।
इसलिए जेवियर को उम्मीद थी कि एलिसिया घोस्ट के हाथों अपनी हार स्वीकार करेगी और अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। उसने कई योद्धाओं को अपने जीवन में आगे बढ़ते देखा था, जब वे उन लोगों से हार गए थे जिन्हें वे अपने आजीवन दुश्मन मानते थे। पलक झपकते ही एलिसिया ने अपने और घोस्ट के बीच की दूरी को कम कर दिया। जब वह उसके पास पहुंची तो उसने तलवार को जितनी तेजी से हो सकता था घुमाया। माइकल ने अपनी काली ढाल को वापस खींच लिया जब उसकी तलवार उससे बस कुछ इंच की दूरी पर थी, सफलतापूर्वक उसके हमले को रोक दिया। उसके बचाव से स्तब्ध होकर एलिसिया ने एक पल के लिए अपना संतुलन खो दिया। एलिसिया को प्रतिक्रिया करने का कोई समय दिए बिना माइकल ने अपनी मुट्ठी में दिव्य ऊर्जा का हर कण प्रवाहित किया। धमाका! माइकल ने उसके पेट में घूंसा मारा और उसी समय उसकी मुट्ठी उसके पेट से टकराए। उसने हवा का झोंका मारा। उसके घूंसे की ताकत के साथ हवा के झोंके ने एलिसिया को चिट्ठे की तरह उड़ा दिया। यहाँ तक कि जेवियर को भी इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी। वह 1 मिनट के लिए हवा में थी, लगभग 100 मीटर तक उड़ने के बाद फिर से जमीन पर गिर गई। एक ही मुक्का माइकल को एलिसिया को हराने के लिए बस इतना ही काफ़ी था। उनके बीच खेती का अंतर बहुत बड़ा था। वह फ्यूजन स्टेज लेवल 7 पर था और एलिसिया केवल कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 2 पर थी। अगर माइकल चाहता तो वह एलिसिया को बिजली के एक ही बोल्ट से मार सकता था। उसके पीछे हटने का एकमात्र कारण रोवेना और नूह थे। वह रोवेना का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था जो स्काईहॉल का ध्यान आकर्षित करने के बराबर था। नूह के लिए माइकल जानता था कि नूह का नंबर 1 लक्ष्य बनने का ये सही समय नहीं था। सीधे शब्दों में कहें तो एलिसिया को मारने से फायदे से ज़्यादा नुकसान थे। सैनिक पूरी तरह से स्तब्ध दिखे। उनकी चौंकती निगाहों के सामने माइकल ने अपनी मुट्ठी तान दी। अगर कोई मुझे रोकना चाहता है तो वे कोशिश कर सकते हैं। ये कहते हुए माइकल रॉकेट की तरह आसमान में उड़ गया और नज़रों से ओझल हो गया। अध्याय 647 मेजरोथ के हेडमास्टर की वापसी। अकेलन दायरे में वापस वुल्फ्रिक आखिरकार अपने भरोसेमंद सफ़ेद शाही ड्रैगन के साथ अपने दफ्तर में लौट आया। दफ्तर 3 हिस्सों में बंटा हुआ था। दफ्तर के पहले हिस्से में हेडमास्टर के चित्र और अलमारियां थीं और वुल्फ्रिक के उपकरणों से भरी हुई मेज़ें थीं। वहां एक चिमनी भी थी। दूसरे हिस्से में हेडमास्टर की मेज़ और कुर्सी थी और उसके चारों ओर किताबों की अलमारियां थीं। तीसरा हिस्सा डेस्क के पीछे एक छोटा सा बैठक कक्ष था। वुल्फ्रिक थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों के चारों ओर काले घेरे देखे जा सकते थे। जब वह अपनी कुर्सी पर बैठा तो उसने लंबी गहरी सांस लेते हुए आह भरी। मास्टर, सफ़ेद ड्रैगन चर्मपत्रों और किताबों से भरी मेज़ पर उतरा। अपने ड्रैगन की कोमल आवाज़ सुनकर वुल्फ्रिक ने थकी हुई मुस्कान बिखेरी। क्या है? वुल्फ्रिक ने पूछा, हालांकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह जानता था कि वह उससे क्या पूछने वाली है। उसने अपना चुनाव किया। आप हमेशा के लिए उसकी और उसके परिवार की रक्षा नहीं कर सकते। आखिरकार कोई न कोई ये देख ही लेगा कि आप निगरानी मंत्र के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। कोई भी अनजान व्यक्ति ड्रैगन की आवाज़ में भारीपन को महसूस कर सकता था। 20 साल हो चुके थे जब से वुल्फ्रिक ने स्काईहॉल में घुसकर हैरियट और उसके परिवार पर लगाए गए निगरानी मंत्र के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया था। मंत्र के साथ छेड़छाड़ ने उस पर भारी असर डाला क्योंकि मंत्र कई अमर प्राणियों द्वारा डाला गया था। इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करना कोई आसान काम नहीं था। भाग्य के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, हेडिल्थ। मैं बस भाग्य को अपना काम करने दे रहा हूँ, वुल्फ्रिक ने कहा। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह शांत, बुद्धिमान और शांत लग रही थी। क्या आप जो कर रहे हैं वह हस्तक्षेप के रूप में नहीं गिना जाता है, मास्टर? हेडिल्थ ने पूछा। मैंने भी एक बार ऐसा ही सोचा था, हदीस, और इसकी कीमत लाखों लोगों की जान है। यही कीमत मैंने अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए चुकाई। हेडिल्थ वुल्फ्रिक की आंखों में दर्द और दुख देखकर हैरान थी। वह लगभग 5 शताब्दियों से उसके साथ थी। उस समय में उसने वुल्फ्रिक को कभी किसी की जान को नुकसान पहुंचाते नहीं देखा था, एक भी नहीं। इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि वह किस बारे में बात कर रहा था। शायद उससे मिलने से पहले कुछ हुआ था, हेडिल्थ ने सोचा। उसकी शक्ति उस दर से बढ़ रही है जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी, मास्टर, हेडिल्थ ने वुल्फ्रिक का मन बदलने के लिए कहा। अच्छा, अब समय आ गया है कि मैं उससे व्यक्तिगत रूप से मिलूं। जब तक कि वह यहाँ फिर से न आने का फैसला न करे। वुल्फ्रिक ने अपनी नज़रें मेज़ पर क्रिस्टल साफ पानी से भरे तांबे के कटोरे पर घुमाईं। धीरे धीरे एक काले बादल ने साफ पानी को एक काले कीचड़ में बदल दिया। वह मुश्किल से उस काले कीचड़ के बीच एक आदमी की आकृति देख पा रहा था। दूसरे का क्या हुआ? वुल्फ्रिक ने पूछा। इस समय वह उससे बहुत कमज़ोर है, लेकिन एल्डर गैलेनियल के मन में कुछ चल रहा था। एल्डर गैलेनियल वह महिला थी जो प्रकाश के देवता को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही थी। देवदान और थोरफिन के साथ उसने नूह पर एक निश्चित जादू डालने की योजना बनाई जब वह अपने देवत्व में कदम रखने वाला था। हालांकि हेडिल्थ को लगा कि गैलेनियल कुछ योजना बना रहा था, ड्रैगन को नहीं पता था कि क्या। आखिरकार गैलेनियल सबसे मजबूत नहीं हो सकता है, लेकिन बुजुर्गों में सबसे चालाक है। अन्य बुजुर्गों के विपरीत गैलेनियल पॉकेट आयाम के बजाय नश्वर लोगों के बीच रहता था।
हालांकि नश्वर इस तथ्य से बेखबर थे कि वे दिव्य प्राणी के साथ रह रहे थे। वह दुनिया भर में घूमने वाली एक देवता थी। एक सरल सिर हिलाकर वुल्फ्रिक ने अपना हाथ हिलाया क्योंकि काला कीचड़ धीरे धीरे साफ हो रहा था। आखिरकार जब काला कीचड़ पूरी तरह से गायब हो गया तो तांबे के कटोरे के नीचे से एक चमकदार रोशनी निकली। सौभाग्य से चमकदार रोशनी काले कीचड़ जितनी मजबूत नहीं थी, इसलिए वुल्फ्रिक और हेडिल्थ ने एक युवा व्यक्ति को सफ़ेद कपड़े पहने और एक युवा को देखा हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने एक महिला हरी भरी घाटी से गुजर रही थी। पॉकेट आयाम में ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है, हेडिल्थ ने कहा। कोई खतरा? वुल्फ्रिक ने पूछा। कोई ऐसा नहीं है जिससे वे जीत ना सकें, हेडिल्थ ने उत्तर दिया। तो वे चाहते हैं कि नूह मजबूत हो जाए। वुल्फ्रिक पॉकेट आयाम से थोरफिन की ऊर्जा के संकेत को समझ सकता था। पॉकेट आयाम में मौजूद एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत की रक्षा कम से कम कई अमर प्राणी कर सकते थे, लेकिन पॉकेट आयाम में ऐसे कोई रक्षक नहीं थे। ये स्पष्ट रूप से नूह को मजबूत बनाने के लिए थोरफिन द्वारा बनाया गया एक सेटअप था। अगर वह ये देख सकता था तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि एंड्रियास भी ऐसा करेगा। देवदान की करतूत। वुल्फ्रिक ने यास्मीन वॉटसन को देखते हुए अपनी सांसों में बुदबुदाया। एक आत्मा जो उसके शरीर से संबंधित नहीं थी, अंदर रह रही थी। वुल्फ्रिक इसे दिन की तरह साफ देख सकता था। विंस्टन को सुरक्षित रखने के वुल्फ्रिक के प्रयासों के बावजूद स्काईहॉल हमेशा किसी न किसी तरह से उनके जीवन को प्रभावित करने में कामयाब रहा। वुल्फ्रिक ने अंदर ही अंदर आह भरी। स्काईहॉल के कठपुतली संचालक और क्रूर वाइकिंग ने नूह के जीवन में रुचि ले ली थी। ये नूह के लिए दुर्भाग्य से कम नहीं था। वुल्फ्रिक को बस उम्मीद थी कि एंड्रियास नूह को इन शक्तिशाली प्राणियों से बचने में मदद कर सकता है। मास्टर, क्या आपको लगता है कि एल्डर गैलानिल इसके पीछे है? हेडिथ ने पूछा। हो सकता है नहीं, लेकिन आने वाले तूफान से पार पाना एंड्रियास और नूह पर निर्भर है। वुल्फ्रिक एंड्रियास को चेतावनी देना चाहे जितना भी पसंद करे, वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसकी ओर से एक छोटी सी गलती उन सभी को खतरे में डाल सकती थी जिन्हें वह बचाने की कोशिश कर रहा था। मास्टर, आप उन्हें स्काईहॉल से कब तक बचाने की योजना बना रहे हैं? हेडिथ ने पूछा। जब से डायना ने अपने बेटे की रक्षा करने का फैसला किया, तब से वुल्फ्रिक ही स्काईहॉल को उसका शिकार करने से रोकता रहा। डायना के बच्चे डीन को जेल की धरती पर भेजने के बाद स्काईहॉल ने डायना को डायना के रूप में जीने और मरने का आदेश दिया। अन्यथा वे न केवल उसे मार देंगे बल्कि नूह को छोड़कर उसके पूरे परिवार को भी मार देंगे। अपने वचन के अनुसार उन्होंने एक ऐसा श्राप लगाया जिसने हैरियट की साधना को रोक दिया। श्राप के बावजूद वुल्फ्रिक ने हैरियट को अपने से ज्यादा शक्तिशाली कई साधकों का शिकार करते देखा। श्राप अभी भी उसकी आत्मा में था, फिर भी वह किसी तरह से मजबूत होती जा रही थी। अगर स्काईहॉल ने अपने निगरानी मंत्र के जरिए इस पर ध्यान दिया होता तो वे पूरे परिवार को ले जाते और उन्हें यातनाएं देते ताकि पता चल सके कि हैरियट कैसे बच रही थी। अभिशाप और भी मजबूत हो जाएगा जब तक वे सभी स्काईहॉल की पकड़ से बाहर नहीं निकल जाते। मुझे याद है कि स्काईहॉल नश्वरों की देखभाल करता था, दुनिया की रक्षा करता था और इसकी समृद्धि सुनिश्चित करता था। वुल्फ्रिक ने आह भरी। क्या बदल गया, मास्टर? लेडी किंग जी, वह उस एक चीज को नियंत्रित करने के करीब पहुंच गई जिसे नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। समय। वुल्फ्रिक का जन्म भी नहीं हुआ था जब किंग जी ने एक ऐसी सरणी बनाई जो उसे समय के माध्यम से यात्रा करने में सक्षम बनाती थी। तब तक उसने स्काईहॉल पर शासन किया और नश्वरों की रक्षा की। स्काईहॉल और नश्वरों का स्वर्ण युग। उसके शासन में अमर लोग नश्वरों के बीच शाम के आकाश में सितारों की तरह दिखाई देते थे। लेकिन हर अच्छी चीज का अंत होना ही था। स्वर्ण युग समय यात्रा करने वाली सरणी के रूप में समाप्त हो गया। किंग जी ने भविष्य में जो कुछ भी देखा उसने उसे पूरी तरह से पागल कर दिया। दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली भविष्यवाणी तब पैदा हुई जब वह भविष्य से लौटी। डार्क लॉर्ड नाम अस्तित्व में आया। आपने मुझे कभी नहीं बताया कि लेडी किंग जी के दोस्तों का क्या हुआ? माजेरोथ के संस्थापकों का, हेडिथ ने पूछा। कोई नहीं जानता। ग्रंथ, किताबें, स्क्रिप्ट सभी लेडी किंग जी के बारे में बात करते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में नहीं। उनकी विशेषज्ञता और साथ मिलकर मेजरोथ की खोज के अलावा हम दूसरों के बारे में और कुछ नहीं जानते। जब लेडी किंग जी और उसके दोस्तों की बात आती है तो एंड्रियास उससे ज्यादा जानता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि एंड्रियास मेजरोथ के संस्थापकों के बारे में पागल था। उसने कई प्राचीन खंडहरों की खोज की और मेजरोथ के संस्थापकों और किंग जी के सबसे अच्छे दोस्तों आर्चर क्रुक, इंग्रिड स्टेनहैम और कारगिन पावलोविच के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की खोज में कई बार लगभग मर गया। मास्टर, क्या आपको लगता है कि वे अभी भी जीवित हैं? वुल्फ्रिक हेडिल्थ के सवाल से हैरान था। सच कहूं तो वह खुद भी यही सोच रहा था। यहाँ तक कि स्काईहॉल की गुप्त लाइब्रेरी में भी उनकी स्थिति के बारे में कोई जवाब नहीं था। कई लोगों का मानना था कि किंग जी एंजल के दायरे में चढ़ गई थी, जबकि कुछ का मानना था कि जब वह भविष्य की यात्रा पर गई थी और मर गई थी तो डार्क लॉर्ड ने उसे घायल कर दिया था।
हालांकि वास्तव में कोई नहीं जानता था कि किन जीयू के साथ वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन वुल्फ्रिक को वास्तव में संदेह था अगर किन जीयू जिंदा होती तो स्काई हॉल को बेकाबू होने देती। वे यहाँ नहीं हैं, मुझे ये पक्का पता है। अगर वे यहाँ होते तो ये दुनिया इतनी गड़बड़ में नहीं होती। घंटों पलक झपकते ही बीत गए। अंत में वुल्फ्रिक ने अपनी मेज पर रखे सभी चर्मपत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। अपनी शिष्या हैरियट की सुरक्षा के लिए उसने मेजरोथ के प्रधानाध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की। उसने एक एक करके चर्मपत्र पढ़े। ढेर सारे पढ़ने के बाद उसे अपनी अनुपस्थिति में घटित हुई हर बात का पता चला। मास्टर देखिए, जब वह कायला मार्टिन का पत्र पढ़ रहा था, वुल्फ्रिक ने हेडिथ की आवाज़ सुनी। वह अपने पंजों के नीचे एक सुनहरा चर्मपत्र लेकर उड़ती हुई उसके पास आए। यह क्या है? ये पवित्र युवती की ओर से है। वुल्फ्रिक ने पत्र मेज पर रखा और हेडिथ के हाथों में चर्मपत्र पकड़ा दिया। चर्मपत्र बर्फ की तरह ठंडा था। जब उसने चर्मपत्र खोला तो उसने रोवेना द्वारा सुंदर लिखावट में लिखा एक अनुरोध देखा। लिखावट ने वुल्फ्रिक के चेहरे पर मुस्कान ला दी, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी माँ। इसमें क्या लिखा है मास्टर? हेडिथ ने पूछा। वुल्फ्रिक को मुस्कुराते हुए देखने के बाद वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि पत्र में क्या लिखा है। एक नियम है कि जब कोई पवित्र युवती फ्यूजन चरण में पहुंचती है तो उसे छद्म छात्र के रूप में मेजरोथ के पाठ्यक्रम से गुजरना पड़ता है। हेडिथ ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि वह एक छात्र के रूप में मेजरोथ में नहीं आना चाहती है, इसलिए वह चाहती है कि मैं उसका प्रवेश अस्वीकार कर दूं। वह छोटी सी शैतान, वुल्फ्रिक ने हंसते हुए कहा। क्या आप वास्तव में पवित्र युवती को अस्वीकार कर सकते हैं मास्टर? हेडिथ आश्चर्यचकित थी। हाँ, लेकिन मैं नहीं करूंगी। ये रोवेना के लिए अपने छोटे भाई से मिलने का एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। चूंकि रोवेना भेष बदलकर मेजरोथ आएगी और स्काई हॉल को नहीं पता था कि डार्क लॉर्ड वास्तव में मेजरोथ का छात्र है, इसलिए वुल्फ्रिक ने सोचा कि यह पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए एक बेहतरीन स्थिति होगी। एक पवित्र युवती के रूप में रोवेना को सभी विशेषज्ञताओं में निपुण होना आवश्यक था, इसलिए वह एक वर्ष के लिए प्रत्येक विशेषज्ञता में एक छात्रा होगी। उस अल्केमिस्ट से न मिलना मुश्किल होगा जिसने वॉरियर हाउस के किसी व्यक्ति को बुरी तरह पीटा था। सीधे शब्दों में कहें तो उसे अपने छोटे भाई से मिलना तय था। क्या आप कुछ करने की योजना बना रहे हैं मास्टर? हेडिथ के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान घुल गई। वह संदेह भरी नज़र से वुल्फ्रिक के करीब चली गई। मेरे पास उसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। मुझे लगता है कि भाग्य उसे और उसके भाई को मिलने देने की योजना बना रहा है। मैं उनके रास्ते में नहीं आने वाला। लेकिन मास्टर, अगर स्काई हॉल को उसके बारे में सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा? जवाब देने के बजाय वुल्फ्रिक बस मुस्कुराया। अध्याय 648 द वैम्पायर डेथ स्क्वाड। ड्यूक एवन की मौत से कुछ घंटे पहले। बाहरी दुनिया में जाने से पहले एवन थोड़ा आराम करना चाहता था। वह गलियारे में खाली कमरों में गया। जब उसने सुनहरा घुंडी घुमाया तो उसका स्वागत एक आरामदायक लेकिन खाली कमरे में हुआ। प्राचीन भूरे रंग के सोफा सेट और फायरप्लेस को छोड़कर कमरे में कुछ भी नहीं था। वह दरवाजे में घुसा, अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। फायरप्लेस के ऊपर एक दीपक था। उसने दीपक खींचा और दृश्य बदल गया। पलक झपकते ही आरामदायक कमरा एक आरामदायक शराबखाने में बदल गया। जैसे ही वह टेलीपोर्टेशन के माध्यम से शराबखाने में आया, टोपी पहने हुए हाथ और अद्भुत लेकिन अज्ञात सुगंधों ने उसका स्वागत किया। बड़ी रंगीन कांच की खिड़कियों के माध्यम से शराबखाने के बाहर क्या है, ये देखना लगभग असंभव था। एक बात पक्की थी, अगर कोई भी बाहर खड़ा होता तो उसे बहुत सारे बियर के गिलासों की खनक सुनाई देती। बारटेंडर, जो एक हैंडलबार मूंछों और मोटी मूंछों वाला आदमी था, बार के पीछे थोड़ा व्यस्त था, लेकिन फिर भी ड्यूक एवन का पलक झपकाकर स्वागत करने में कामयाब रहा। ड्यूक एवन ने विस्मय में मधुशाला के चारों ओर देखा। संगमरमर के खंभे ऊपरी मंजिल और उनसे जुड़ी रोशनी को सहारा दे रहे थे। दीवारों पर सैकड़ों यादगार चीजें रखी हुई थीं, सभी पर हस्ताक्षर किए गए थे और संभवतः ग्राहकों द्वारा दान किए गए थे। इन यादगार चीजों में ज्यादातर खोपड़ी, विभिन्न जानवरों के सिर और खाल शामिल थे। एक विशेष पिशाच मधुशाला के लिए ये पूरी तरह से भरा हुआ था। कई लंबी मेजों पर पिशाचों के खुश उत्साहित समूह बैठे थे। कुछ मेज पर नाच रहे थे, जबकि अन्य ताली बजाकर और चिल्लाकर उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। अन्य छोटी मेजों पर भी पिशाच बैठे थे, जो शायद बहुत अधिक शराब पीने की स्थिति में पहुंचने वाले थे, हालांकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहां तक कि बार के अधिकांश स्टूल भी भरे हुए थे। एवन ने ट्रिस्टा से मधुशाला के बारे में सुना। माना जाता है कि यह वह जगह है जहां पिशाच गुस्सा निकालने और कुछ दिलचस्प चीजें करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये उसके शब्द थे। सच कहूं तो शराबखाने में किसी भी शराबखाने से मधुशाला अलग नहीं दिखती थी। हालांकि इस महल के बारे में कुछ ऐसा था जो एवन को घर जैसा आरामदायक महसूस कराता था। शायद वह अपने साथी पिशाचों के साथ था या बारटेंडर द्वारा तैयार किए गए ताज़े खून की मीठी खुशबू से। बाहर से पिशाच नश्वर लोगों से अलग नहीं दिखते थे।
हालांकि कुछ पिशाचों ने स्वचालित रूप से एवन का ध्यान आकर्षित किया। उनमें से एक लंबी दाढ़ी और अयाल जैसे भूरे बालों वाला एक बड़ा तगड़ा आदमी था। वह कम से कम 7 फीट का था, जो मधुशाला में सबसे लंबा था। उसकी पीठ पर एक विशाल कुल्हाड़ी थी और वह दीवार पर छोटी कुल्हाड़ियां फेंककर अपने निशाने का अभ्यास कर रहा था। ह्रग आदमी ने एक बार सिर हिलाकर एवन को स्वीकार किया और ऐसा लगा जैसे कोई जानवर की तरह गुर्रा रहा हो। बड़े तगड़े आदमी के विपरीत एक दुबला पतला छोटा व्यक्ति जिसका माथा पीछे की ओर झुका हुआ था, कोने में अकेला बैठा था। वह खून से लथपथ स्टेक खा रहा था जो किसी भी तरह के सामान्य मांस की तरह नहीं दिख रहा था। कांटे और चाकू के बजाय वह उन्हें अपने हाथों से खा रहा था। खून और सॉस बाहर निकल रहे थे। बड़े तगड़े आदमी के विपरीत उसने एवन को देखकर कुछ नहीं किया। ये सबसे अच्छा था, एवन ने सोचा और आगे बढ़ गया। इसके बाद उसने एक मजबूत मांसल आदमी को अपने लाल खंजर को तेज करते देखा। उसने एक ढीली शर्ट पहनी थी जिससे उसकी बालों वाली लेकिन तराशी हुई छाती दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें शांत थीं लेकिन उसकी आंखों में कुछ शिकारीपन था। सिर्फ एक मोटी मूंछ के साथ वह बेहद दबंग लग रहा था। आखिरी आकृति जिसने एवन की नज़रों को आकर्षित किया वह एक आकर्षक गोरी युवती थी। वह इस हद तक परिपूर्ण थी कि एवन को याद नहीं था कि वह इस महिला जितनी खूबसूरत किसी से मिली हो। उसकी रेतघड़ी गहरे गाढ़े लिपस्टिक के साथ फिगर किसी का भी दिल धड़का सकती है। ऐसी अद्भुत सुंदरता। जब उसने एवन को बिना पलक झपकाए उसे घूरते देखा तो उसने एक मोहक मुस्कान बिखेरी। आखिरकार इतनी घूरने के बाद एवन बार काउंटर पर पहुंचा। ड्यूक एवन, मुझे लगता है, बारटेंडर ने एक मोटी डराने वाली आवाज में कहा। वास्तव में एवन ने अपने चेहरे को ढकने वाला काला हुड हटा दिया क्योंकि उसने उनके बीच अपना चेहरा छिपाने की कोई जरूरत नहीं देखी। अगर मैं इजाजत दूं तो अभी हार्ड शराब के साथ मत जाओ। बारटेंडर ने कांच के बैरल के अंदर बुदबुदाते लाल तरल की ओर इशारा किया। ये खून था, जानवर का खून नहीं बल्कि शुद्ध नश्वर खून। मैं डोनोवन हूं और ये, बारटेंडर ने एक लीवर को नीचे खींचा, एक बड़े मग में ताज़ा बियर डालते हुए। यह मुफ्त है। एवन ने मुस्कुराते हुए मग लिया, उसे ऊपर उठाया और बियर को अपने गले से नीचे उतार दिया। एवन ने एक ही घूंट में बियर खाली करके डोनोवन को चौंका दिया। आप एक रईस के लिए बुरे नहीं हैं, ड्यूक। डोनोवन ने ड्यूक एवन के लिए एक और मग डालने से पहले खुद एक मग बियर डाली। तो कैसा लगता है? एक नश्वर लोग हमें पिशाच कैसे कहते हैं? काफ़ी शक्तिशाली, एवन ने ठहाका लगाया। हालांकि उसने सिर्फ बियर पी थी लेकिन वह नशे में महसूस कर रहा था। बियर पिशाचों के लिए बनाई गई थी और ड्यूक एवन का शरीर अभी भी पूरी तरह से नहीं बदला था। इसलिए सिर्फ एक मग बियर ने एवन को नशे में डाल दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे जैसे मिनट बीतते गए एवन और डोनोवन अजनबी से दोस्त बन गए। आखिरकार बात उन पिशाचों की हो गई जो भीड़ में अलग से खड़े थे। तो डोनोवन, मैंने कुछ देखा, वे मौत का दस्ता हैं। एवन के सवाल को पूरा करने से पहले ही डोनोवन ने उसके सवाल का जवाब दे दिया। एवन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मौत का दस्ता? एवन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उन्हें विशेष कौशल वाले कुलीन हत्यारे के रूप में सोचें। उदाहरण के लिए उसे ही लें। डोनोवन ने उस बड़े तगड़े आदमी की ओर इशारा किया जो अभी भी दीवार पर कुल्हाड़ी फेंक रहा था। वह भालू है। वह चालाकी से बिल्कुल अलग है। वह क्रूरता का विकल्प चुनता है, अपने लक्ष्य को कुल्हाड़ी से काटने की शैली में। जब आप कोई बयान या उदाहरण देते हैं तो वह आपका आदमी होता है। इसके बाद डोनोवन ने अपने पीले दांतों से स्टेक काट रहे दुबले पतले आदमी की ओर इशारा किया। वह स्नैक है। वह अपने आप में रहना पसंद करता है। वह एक अच्छा बातचीत करने वाला नहीं है लेकिन एक बेहतरीन हत्यारा है। जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, वह अपने लक्ष्यों को जहर देता है। मॉर्टल का मानना है कि एक बार जब आप फ्यूजन चरण में पहुंच जाते हैं तो आप जहर से प्रतिरक्षित हो जाते हैं। वहां के सांप असहमत हैं। जैसा कि डोनोवन ने बताया, लोगों का मानना है कि एक बार जब कोई साधक फ्यूजन चरण में पहुंच जाता है तो वह सभी जहरों से प्रतिरक्षित हो जाता है। हालांकि ये पूरी तरह सच नहीं था। हालांकि फ्यूजन चरण के साधक अधिकांश जहरों से प्रतिरक्षित हो जाते हैं, लेकिन कई जहर ऐसे थे जो उन्हें मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। उन्हें पाना बेहद दुर्लभ था क्योंकि वे यहाँ सबसे घिनौने और सबसे खतरनाक स्थानों पर होते हैं। एवन को उम्मीद थी कि डोनोवन या तो अपने खंजर को तेज करने वाले आदमी या फिर अगली परी जैसी महिला का वर्णन करेगा। उसे आश्चर्य हुआ। डोनोवन ने अपने से कुछ मीटर दूर एक टेबल पर शराब पीते और हंसते हुए युवा पिशाचों की जोड़ी की ओर इशारा किया। ये दोनों भीड़ में बिल्कुल भी अलग नहीं दिख रहे थे। जहां तक एवन को पता था, उनकी नस्लों को छोड़कर वे बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे। उनमें से एक बौना था जिसके पास सभी सामान्य बौने लक्षण थे, जैसे लंबी दाढ़ी, बड़ा पेट और अस्त व्यस्त लंबे बाल। उसके बगल में बैठा एक सामान्य योगिनी था, आकर्षक सुनहरे बाल और एकदम सही जबड़े की संरचना। बौना ग्रे वुल्फ है और दूसरा व्हाइट वुल्फ है। उनके रूप रंग से धोखा मत खाओ। जब हत्या की बात आती है तो उनकी क्षमताएं बेमिसाल होती हैं।
वे एक हाई प्रोफाइल हत्या को सड़क अपराध की तरह दिखाने में माहिर थे। एक बौना और एक योगिनी हो, ड्यूक एवन ने उनके चेहरे पर आश्चर्य भरी नज़र से देखा। इस दुनिया में बौने और योगिनी किसी कारण से एक दूसरे से नफरत करते थे। उनकी दुश्मनी बिल्ली और चूहे जैसी थी। उन्हें नहीं पता था कि वे एक दूसरे से क्यों नफरत करते हैं। फिर भी वे एक दूसरे से दिल से नफरत करते थे। कई लोग जानते थे कि अगर आप एक बौने और एक योगिनी को एक ही कमरे में रखते हैं तो हत्या की संभावना काफ़ी अधिक होती है। कोई नहीं जानता कि वे वास्तव में दोस्त कैसे बने। हम केवल कई दशक पहले ही जानते हैं। ग्रे वुल्फ बौने राजा के अधीन एक कमांडर था और व्हाइट महारानी की सेवा करता था। अफवाहें हैं कि दोनों अपने अपने देशों में एक कुलीन समूह का हिस्सा थे जब तक कि कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ हम हैं, दो पक्षी जो लोगों को खुशी खुशी मार रहे हैं। ये लगभग एक परी कथा की तरह है, डोनोवन ने कहा। आखिरकार डोनोवन ने अपनी नज़र उस युवती की ओर घुमाई जो एवन के बगल में दो स्टूल पर बैठी थी। शराबखाने में सबसे सुंदर महिला होने के बावजूद किसी ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। वह स्पाइडर है। वह एक एल्वेन पिता और एक मानव माँ से पैदा हुई थी। अपने एल्वेन पिता से नफरत करती थी और अपनी माँ और अधिकार से घृणा करती थी। 14 साल की उम्र में घर से भाग गई। उसने अपने अगले कुछ दशक एल्डर लेनोरा के संरक्षण में बिताए। लेकिन यह एक और समय की कहानी है। स्पाइडर अपनी सुंदरता के साथ सबसे पुराने तरीके से अपने शिकार को लुभाती है। जब वे कम से कम इसकी उम्मीद करते हैं तो वह एक तिरस्कृत महिला की तरह क्रोध को प्रकट करती है। वह एक विशेषज्ञ तलवारबाज और धनुष और तीर के साथ एक गंदी कुतिया है। एक अफवाह चल रही है कि वह अपने पुरुष पीड़ितों के निचले हिस्सों को घर पर एक ट्रॉफी केस में रखती है। मुझे नहीं पता कि यह कितना सच है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात है। उद्धरण चिन्ह। डोनोवन ने अपनी बात पूरी किए बिना ही आंख मार दी। उसने एवन को आखिरी शब्द बोलने दिया। अगर मैं तुम होते तो मैं उससे जितना हो सके उतना दूर रहता, डोनोवन ने अपनी आवाज़ कम करते हुए कहा। फिर उसने जल्दी से अपनी उंगली उस आदमी की तरफ इशारा की जो अपना खंजर तेज कर रहा था। उसे प्यूमा कहा जाता है, एक शिकारी जो हत्यारा बन गया। जब आप चुपचाप किसी शक्तिशाली हाई प्रोफाइल लक्ष्य को खत्म करना चाहते हैं तो आप उसे यही कहते हैं। एल्डर लेनोरा एक दिन अपने शिकार के दौरान उससे मिले और उसमें दिलचस्पी ली। ये सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसने एल्डर लेनोरा का लगभग शिकार कर लिया था और जब उसका शिकार अंतिम चरण में पहुंच गया तो एल्डर लेनोरा उससे प्रभावित हुए और उसे बदल दिया और उसे टेलीपोर्टेशन तावीज़ दिए। टेलीपोर्टेशन तावीज़। ड्यूक एवन ने अपनी बियर का एक लंबा घूंट लिया। हाँ, जहाँ पर वे मजबूत हैं वहाँ पर एक कल्टीवेटर को मारना बहुत सी जटिलताओं से भरा होता है। इसलिए वह उन्हें दक्षिणी महाद्वीप में एक विशेष शिकारगाह पर भेज देता है और खरगोशों की तरह उनका शिकार करता है, डोनोवन ने कहा। तो यह मौत का दस्ता कैसे काम करता है? आप वहां जाते हैं, उन्हें पैसे देते हैं और लक्ष्य का नाम बताते हैं, एवन ने पूछा। बिल्कुल नहीं, वे सस्ते नकली रीपर नहीं हैं। वे कुलीन हत्यारे हैं। वहां पर वह बॉक्स देखें, डोनोवन ने दूसरी तरफ दीवार पर लटके एक लकड़ी के बॉक्स की ओर इशारा किया। आप लक्ष्य का नाम लिखते हैं, आप उन्हें क्यों मरवाना चाहते हैं और आप उन्हें कैसे मरवाना चाहते हैं और इसे बॉक्स में डाल देते हैं। लेकिन ये याद रखें, आप कोई भी नाम नहीं लिख सकते, बल्कि केवल उन लोगों का नाम लिख सकते हैं जिन्होंने हमारे जैसे या हमारे जैसे करीबी लोगों के खिलाफ कोई अपराध किया है। कोई नहीं जानता कि बॉक्स कौन लेता है और अंदर की सामग्री को कौन पढ़ता है। लेकिन एक बार जब आप नाम लिख देते हैं तो एक कबूतर भुगतान रसीद लेकर आ जाएगा। आप अपने सभी सोने के सिक्कों को एक स्पेस रिंग में डालकर कबूतरों को देकर उन्हें भुगतान करते हैं। एक बार ऐसा हो जाने के बाद आपका लक्ष्य एक सप्ताह के भीतर मर जाएगा। भुगतान हो जाने के बाद कोई रोक नहीं है। अध्याय 649। माइकल कैसे भूत बन गया आए। पृथ्वी पर लगभग 20 साल पहले निकटवर्ती शहर में हुए सभी दंगों के कारण ब्राउनिंग स्ट्रीट सामान्य से अधिक खाली थी। ब्राउनिंग स्ट्रीट के मौसम की ओर की इमारतें घिसी पिटी लग रही थीं, मानो वे किसी भी क्षण ढह जाएंगी। एक इमारत को नया रंग दिए हुए 2 दशक हो गए थे। पक्की पत्थर की सड़कें टूटी हुई और गड़बड़ थीं। नतीजतन सड़कों पर भूरे पत्थरों की तुलना में अधिक पोखर थे। शहर के इस हिस्से में उच्च अपराध दर के कारण सड़क पर कोई टैक्सी या भीड़ नहीं थी। अंधेरी गली में कुछ नशेड़ियों को छोड़कर कोई नहीं था। दोपहर का समय होने के बावजूद ऊपर काले तूफानी बादलों के कारण ब्राउनिंग स्ट्रीट उदास दिख रही थी। दोनों तरफ की इमारतों की कतारें अधिक से अधिक लोगों को अंदर रखने के लिए बनाई गई थीं। इस प्रकार वास्तुकला माचिस की डिब्बियों से बनी इमारतों की तरह लग रही थी, कोई शैली नहीं और कोई वर्ग नहीं। उन्हें झुगी झोपड़ियों की आबादी को कम करने के लिए बनाया गया था। उन इमारतों में से एक में, जो सफ़ेद रंग से रंगी हुई थी लेकिन अब ग्रे हो गई थी, फेडोरा पहने एक आदमी 20वीं मंजिल से सड़क पर नीचे देख रहा था। वह आदमी जगह से बाहर था क्योंकि उसने काला टैक्सीडो, ऑक्सफोर्ड जूते, काली टाई और फेडोरा टोपी पहन रखी थी।
वह न तो बहुत छोटा था और न ही बहुत बूढ़ा, शायद 30 के मध्य या 40 के दशक की शुरुआत में। उसकी रूखी दाढ़ी और भूरी आंखें उसे किसी भी अजनबी को उस पर भरोसा करने के लिए लुभाने के लिए एक दोस्ताना आकर्षण देती थीं। उसने नीचे सड़क पर देखा, जहां एक बूढ़ा आदमी खून से लथपथ पड़ा था। उसके हाथ और पैर टेढ़े लग रहे थे क्योंकि उसका सिर जमीन पर इतनी जोर से टकराने से क्षत विक्षत हो गया था। एक और गिर गया, फेडोरा पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक नोटबुक निकाली और एक पेंसिल से सूची में से एक नाम को काट दिया। नोटबुक और पेंसिल को अंदर रखने के बाद वह मुड़ा और बालकनी से बाहर चला गया। भूरी होती सड़क पर सन्नाटा छा गया। इस क्षण तक भी किसी ने सड़क पर पड़ी लाश को नहीं देखा था। अंधेरी गली में छिपे नशेड़ी सफ़ेद पाउडर सूंघने में व्यस्त थे। आखिरकार वह आदमी 20 सीढ़ियां उतरकर जमीन पर आ गया। अंधेरी गलियों में से एक में गायब होने से पहले उसने लाश पर एक आखिरी नज़र डाली। एक अनजान आदमी के लिए वह आदमी अपनी बालकनी से गिर गया और मर गया। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि यह एक हत्या थी। मृत व्यक्ति एक दवा कंपनी का सीईओ था जो देश छोड़ने तक ब्राउनिंग स्ट्रीट में रह रहा था। उसने कई धोखाधड़ी की और बहुत से शक्तिशाली लोगों को नाराज किया। जब ये शक्तिशाली लोग किसी खास व्यक्ति को गायब करना चाहते हैं तो वे अंडरवर्ल्ड के नाम से जाने जाने वाले एक छाया संगठन को बुलाते हैं। यह अपराधियों, हत्यारों और ड्रग किंगपिन से भरे समाज के लिए एक गौरवशाली नाम था। चूंकि सीईओ के पास अपनी खुद की विशेष सेना के लोग थे जो उसे एक सुरक्षित घर में सुरक्षा प्रदान करते थे, इसलिए अंडरवर्ल्ड ने अपना सर्वश्रेष्ठ काम किया, स्पेक्ट्रे। वह दुनिया का सबसे खतरनाक हत्यारा था। एक बार जब कोई स्पेक्ट्रे की हिट लिस्ट में आ जाता है तो कोई भी उसे बचा नहीं सकता, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली कानून प्रवर्तनकर्ता भी नहीं। अपने लक्ष्य को मारने के बाद स्पेक्ट्रे शांति से अंधेरी गलियों में चला गया। उसे हमेशा हत्या के बाद कुछ और करने की ज़रूरत महसूस होती थी। उसने इस भावना को पोस्ट मर्डर टेंशन कहा। आमतौर पर वह लंबी सैर करता, किसी पार्क में जाता या कुछ विशेष एस्कॉर्ट से मिलने जाता। मैं बोर हो रहा हूँ, स्पेक्ट्रे ने अपनी मांसपेशियों को खींचा। न केवल शारीरिक रूप से बल्कि वह मानसिक रूप से भी थका हुआ था। जब उसने अपना पहला लक्ष्य मारा तब वह 15 साल का था। उसे हत्या के धंधे में प्रवेश किए 30 साल हो चुके थे। एक बार लोगों को मारने की चिंगारी धीरे धीरे फीकी पड़ गई थी, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके जैसे हत्यारे के लिए कोई रिटायरमेंट नहीं है। हमेशा ऐसे और लोग होंगे जिन्हें मारने की ज़रूरत होगी, और क्लाइंट हमेशा सबसे अच्छे लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। अंडरवर्ल्ड ऐसी जगह नहीं थी जहां जाकर वह अपनी सेवानिवृत्ति पर हस्ताक्षर कर सकता था। दूसरा सबसे अच्छा हत्यारा हमेशा उसे खत्म करने की कोशिश कर सकता था ताकि वे नंबर 1 बन सकें। सबसे अच्छा तरीका जो उसके पास आ सकता था वह था एक शिष्य, एक हत्या करने वाला आश्रित या प्रतिभाशाली लोगों के एक समूह को प्रशिक्षित करना और उन्हें अपना काम करने देना। इस तरह स्पेक्ट्रे आराम से बैठ सकता था और अपने जीवन का थोड़ा आनंद ले सकता था। वह अगले महीने 40 वर्ष का हो जाएगा और उसे किसी को प्रशिक्षित करने में कम से कम 1 दशक लग जाएगा। दुर्भाग्य से हत्या करने वाले दिमाग वाले प्रतिभाशाली लोगों को पाने की कोई जगह नहीं थी। वह किसी ऐसे व्यक्ति को चाहता था जो ताकतवरों से न डरता हो, और कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना पलक झपकाए हत्या करने को तैयार हो। जब वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था तो उसने पास में एक हलचल सुनी। उसके कान फड़कने लगे। आमतौर पर स्पेक्ट्रे अपनी नाक उस जगह पर नहीं डालता जहां उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन किसी कारण से उसे जिज्ञासा हुई। क्या बकवास है, स्पेक्ट्रे ने कंधे उचकाए और शोरगुल की आवाज़ का पीछा किया। कई कदम चलने के बाद वह एक कोने में पहुंच गया। उसने कोने के चारों ओर झांका। अंधेरे में खड़ा होकर उसने देखा कि कुछ लोग एक छोटे बच्चे को पीट रहे थे। उन लोगों ने बच्चे पर कोई दया नहीं दिखाई। बेचारा बच्चा 10 या 9 साल का लग रहा था। उसकी हड्डियां और खाल ऐसी थी मानो उसने हफ्तों से कुछ खाया ही ना हो। छोटा सा बेवकूफ़ अपनी हक से ज़्यादा मांग रहा है। हमने तुम्हें इस रास्ते पर जाने के बारे में क्या बताया था? वे लोग बच्चे पर चिल्लाए और उसे लात मारने से नहीं रुके, लेकिन उनकी पिटाई के बावजूद बच्चा रोया नहीं। इसके बजाय वह एक गेंद की तरह सिकुड़ गया। उसने अपना चेहरा और पेट ढक लिया जैसे कि उसे पिटाई की आदत हो। अगर हम तुम्हें इस रास्ते पर फिर से देखते हैं तो मैं उन छोटी लड़कियों में से एक को चुनूंगा और उसके पेट में दवा डाल दूंगा, समझे? टैटू से भरे शरीर वाले एक गंजे तगड़े आदमी ने बच्चे पर थूका। अगर स्पेक्ट्रे चाहता तो वह कुछ ही मिनटों में उन तीनों की पिटाई कर सकता था। आमतौर पर वह ऐसा करता क्योंकि यह पोस्ट मर्डर टेंशन के लिए एक अच्छा आउटलेट था। भले ही स्पेक्टर उन्हें मार डाले, लेकिन कोई भी आंख नहीं झपकाएगा। क्यों? क्योंकि उन सभी की गर्दन पर एक ब्लैक माम्बा टैटू था। अंडरवर्ल्ड के निवासी के रूप में स्पेक्ट्रे हर आपराधिक संगठन को जानता था। यह विशेष गिरोह ड्रग और हथियारों की तस्करी में माहिर था। जहां तक कानून प्रवर्तन की बात है, ये लोग अस्तित्व में नहीं थे।
उनके पास न तो पासपोर्ट था, न ही पहचान पत्र और न ही उनके नाम पर कोई बैंक खाता था। मान लीजिए स्पेक्ट्रे ने उन्हें मार दिया तो गिरोह उसके लिए शव और सबूत मिटा देगा, क्योंकि आखिरी काम जो वे करेंगे वह पुलिस की मदद लेना होगा। हालांकि स्पेक्ट्रे ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बजाय उसका ध्यान जमीन पर पड़े छोटे बच्चे पर था। इस तरह की पिटाई के बाद एक बड़ा आदमी रोएगा, 9 साल का बच्चा तो क्या ही रोए। पहले तो स्पेक्ट्रे को लगा कि बच्चा बेहोश हो गया है, लेकिन वह गलत साबित हुआ जब बच्चे ने खुद को सीधा किया, एक कूड़ेदान की तरफ रेंगा और कूड़ेदान का सहारा लेकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसके फटे पुराने कपड़े फटे हुए थे और उनमें अनगिनत छेद थे। जब वह आखिरकार अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो स्पेक्ट्रे ने देखा कि पिटाई के कारण लड़के के शरीर से खून निकल रहा है। तुम्हारे हाथ में क्या है? स्पेक्ट्रे ने देखा कि बच्चे ने अपनी शर्ट के अंदर कुछ पकड़ा हुआ है। यहाँ तक कि जब उसे मानव फुटबॉल की तरह लात मारी जा रही थी, तब भी बच्चा किसी चीज़ की रक्षा करते हुए गेंद की तरह मुड़ा हुआ था। स्पेक्ट्रे को आश्चर्य हुआ कि वह रोटी का एक टुकड़ा था। बच्चे ने अपने मुंह से बहते खून को पोंछा और आखिरकार खून उगलना बंद कर दिया। एक पल के लिए स्पेक्ट्रे की दिलचस्पी बच्चे में खत्म हो गई। वह एक आम अनाथ की तरह लग रहा था जो गलत जगह से रोटी चुरा रहा था। हर साल हजारों बच्चे भूख से मर जाते हैं। स्पेक्ट्रे कुछ नहीं कर सकता था या वह कुछ नहीं करना चाहता था। जहां तक उसका सवाल था, ये बच्चे दुख सहने के लिए ही पैदा हुए थे। जब वह मुड़कर जाने वाला था तो स्पेक्ट्रे ने कुछ ऐसा देखा जिससे वह भौंचक्का रह गया। भागने के बजाय बच्चा दरवाजे की चौखट पर गया और दरवाजे पर थूक दिया। एक दिन मैं तुम में से हर एक को मार डालूंगा, बच्चे ने उनके दरवाजे पर थूका। स्पेक्ट्रे के दिमाग ने एक पल के लिए बच्चे के चारों ओर एक काला बादल बनाकर उसके साथ चाल चली। एक हत्यारे के रूप में स्पेक्ट्रे जन्मजात हत्यारे और गुस्से में नखरे करने वाले बच्चे के बीच अंतर बता सकता था। वह बच्चा गुस्सा नहीं कर रहा था, वह बस स्पेक्ट्रे को अपने भीतर छिपे हत्यारे की एक झलक दिखा रहा था। जब बच्चा पलटा तो उसने बच्चे की शिकारी आंखें देखीं। वे एक गुस्सैल बच्चे की नहीं बल्कि एक हत्यारे की थीं। एक सच्चा जन्मजात हत्यारा। क्या दिलचस्प खोज है। स्पेक्ट्रे खुश और थोड़ा उत्साहित था। इस प्रकार वह उस बच्चे का पीछा करता रहा जो लंगड़ाते हुए दरवाजे से दूर चला गया। अंधेरी गलियों और बहुत सारे डंपस्टरों की बदौलत स्पेक्ट्रे बिना पकड़े गए बच्चे का पीछा करने में सक्षम था। फिर भी बच्चे ने पीछे मुड़कर उसे आश्चर्यचकित कर दिया, ये देखने के लिए कि कोई उसका पीछा कर रहा है या नहीं। स्पेक्ट्रे को लगा कि वह एक चालाक छोटे हत्यारे का पीछा कर रहा था। आखिरकार बच्चा एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जो एक बदबूदार प्रदूषित नदी के पास परित्यक्त मनो। नदी का पानी टार की तरह काला था और सार्वजनिक शौचालय और बच्चे के साथ इस्तेमाल किए गए डायपर की तरह महक रहा था। मनो के पास स्पेक्ट्रे ने कई बड़ी कंक्रीट की नलियों को देखा। आश्चर्यजनक रूप से कई बच्चे और एक युवती नलियों के अंदर खड़े थे। जब उन्होंने लंगड़ाते हुए बच्चे को देखा तो बच्चे खुशी से झूम उठे। दयालु अनाथालय। स्पेक्ट्रे ने मनो पर लगे घिसे पिटे बोर्ड को पढ़ा। उसे आश्चर्य हुआ कि ये बच्चे मनो के अंदर रहने के बजाय बाहर क्यों थे। सौभाग्य से स्पेक्ट्रे और बच्चे के बीच कई निर्माण सामग्री थी, इसलिए उसने उन्हें एक आवरण के रूप में इस्तेमाल किया ताकि वह देख सके कि क्या हो रहा है। लेकिन जब स्पेक्ट्रे करीब गया तो उसने देखा कि मनो के चारों ओर एकदम नए अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। दिलचस्प। स्पेक्ट्रे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि एक अनाथालय को हाईटेक सीसीटीवी कैमरों की क्या आवश्यकता है। चाहे उनके पास कितने भी कैमरे हों, वे दुनिया के नंबर 1 हत्यारे के लिए कोई चुनौती नहीं थे। वह समुद्र में मछली की तरह कैमरों से बचते हुए कंक्रीट की सामग्री के बीच से तेजी से आगे बढ़ा। आखिरकार स्पेक्ट्रे उस ट्यूब के बगल में एक कंक्रीट ट्यूब तक पहुंच गया जहां बच्चे रह रहे थे। अध्याय 650। माइकल कैसे भूत बन गया। 2। माइकल, तुम्हें क्या हुआ? स्पेक्ट्रे ने एक छोटी लड़की की चिंतित आवाज सुनी। आवाज को देखकर स्पेक्ट्रे का अनुमान था कि लड़की अपनी किशोरावस्था में थी, शायद 18 या 19। हमेशा की तरह, माइकल नाम के बच्चे ने कहा। दूसरे बच्चों ने उसे घेर लिया। उसके चेहरे पर चोट के निशान देखकर छोटी लड़की उसकी लंबाई के बराबर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहन कहाँ है? माइकल ने पूछा। अंदर, बच्चों में से एक ने फुसफुसाया। एक पल के लिए उन पर सन्नाटा छा गया जब तक कि दूर से गड़गड़ाहट की आवाज नहीं आई। यहाँ, इसे खाओ। माइकल ने अपनी शर्ट के अंदर छिपा हुआ रोटी का टुकड़ा छोटी लड़की को दिया। कहाँ? तुम्हें ये कहाँ से मिला? क्या इसीलिए तुम ऐसे दिख रहे हो? लड़की ने माइकल से पूछा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अनाथ थी, बेवकूफ नहीं। उसके छोटे से शरीर पर चोटों के निशान और कट से निकल रहे खून से वह अंदाजा लगा सकती थी कि वह रोटी लेने कहाँ गया था। वे कमीने। लड़की ने माइकल को गले से लगा लिया। उसका शरीर कांप उठा, उसकी आंखें भर आईं। हालांकि वे अनाथ थे, लेकिन वे एक परिवार की तरह बड़े हुए।
जहां तक उसका सवाल था, माइकल उसका छोटा भाई था और वह भी उसे अपनी बहन की तरह मानता था। यही कारण था कि उसने उस जगह से रोटी का एक टुकड़ा चुराने का जोखिम उठाया जहां गिरोह के सदस्य अपनी ड्रग्स पैक करते थे। आमतौर पर वे गैंगस्टर किसी भी अजनबी को मार देते थे जो उनकी इमारत में घुसने की हिम्मत करता था, लेकिन माइकल उनके लिए कोई अजनबी नहीं था। उन्होंने माइकल और अनाथालय के कुछ बच्चों को ड्रग खच्चरों के रूप में इस्तेमाल किया। बाहरी दुनिया के लिए काइंड हार्ट एक अनाथालय था, लेकिन वास्तव में यह एक गिरोह का ठिकाना था जहां सबसे बुरे और बीमार अपराधी अपना धंधा करते थे। अनाथालय सिर्फ एक आवरण था। ठीक है, रोना बंद करो और यह खा लो। तुमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, माइकल ने कहा। रूबी को रोना बंद कराने के लिए उसने सारे दर्द के बावजूद मुस्कुराया। इसके बजाय दर्द को छुपाने वाली उसकी मुस्कुराहट ने उसकी सिसकियों को और भी बदतर बना दिया। उसने जो किया उसके कारण गुंडों ने सजा के तौर पर उन्हें मनों से बाहर निकाल दिया। ओरसो नाम का एक सबसे घिनौना प्राणी चाहता था कि रूबी उसका बिस्तर गर्म करे। उसने इनकार कर दिया, फिर भी उसके खिलाफ उसके संघर्ष व्यर्थ थे। उसने जितनी भी विनती की, उसके बावजूद उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसे उसका जीवन दुखी करने में आनंद आता था। कुछ दिन पहले वह नशे में था और हमेशा की तरह रूबी पर खुद को मजबूर करना चाहता था। हालांकि उसने संघर्ष किया। नतीजतन उसने उसे और बच्चों को बाहर फेंक दिया। वे 3 दिनों तक कंक्रीट की नली में रह रहे थे। वे उन्हें पानी भी नहीं देते थे। इसलिए जब भी माइकल सीवर या अंधेरी गलियों के जरिए एक इलाके से दूसरे इलाके में ड्रग्स की तस्करी करता था, तो वह अक्सर बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान लाने के लिए चक्कर लगाता था। एक दिन वह एक बेकरी से चोरी करता था और अगर वह भाग्यशाली होता तो उसे कूड़ेदानों में कुछ खाना मिल जाता। वह गुंडों द्वारा दिए गए एक बिस्किट को साझा कर लेता, लेकिन अगर वह कभी सड़क पर बेहोश हो जाता तो गुंडे न केवल सभी बच्चों को पीट पीट कर मार देते, बल्कि अनाथालय से एक बेतरतीब ढंग से चुने गए बच्चे को भी मार देते, ताकि एक उदाहरण पेश किया जा सके और खुद का मनोरंजन किया जा सके। बेशक वे माइकल को बिस्किट से ज्यादा कुछ दे सकते थे, लेकिन वे चाहते थे कि माइकल जितना संभव हो सके उतना दयनीय दिखे, ताकि कानून के रखवाले उसकी तलाशी लेने की जहमत उठाने के बजाय उस पर दया करें। तर्क से ज्यादा गुंडों ने उन्हें प्रताड़ित करने के लिए अपनी सहज प्रवृत्ति का इस्तेमाल किया। इसलिए उन्होंने बच्चों का जीवन नारकीय बना दिया। नहीं, तुम्हें मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत है। मुझे भूख नहीं है, रूबी ने अपना सिर हिलाया। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, रूबी। इसे खा लो, नहीं तो मैं इसे खुद तुम्हारे गले में ठूंस दूंगा, स्पेक्टर ने लगभग हंसते हुए कहा, छोटे आदमी को लड़की को धमकाते हुए सुनकर। तुम सब के लिए मैं आज रात दौड़ने जाऊंगा। मैं उस मोटे बेकर से जरूर कुछ लाऊंगा। रूबी ने तुरंत माइकल के शरीर को हिलाया। नहीं, पिछली बार जब तुमने उससे चोरी करने की कोशिश की थी तो उसने तुम्हें लगभग मार ही डाला था। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए माइकल ने बस हंस दिया। लेकिन मैं यहाँ हूँ। वह मुझे हरा देता है, लेकिन वह मोटा आदमी वह नहीं लेता जो मैं उससे लेता हूँ। एक पाई तुम सबके लिए बांटने के लिए पर्याप्त हो सकती है, नहीं माइकी? तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें भूख नहीं है। कुछ अन्य बच्चे जो ये देखने के लिए पर्याप्त बड़े थे कि क्या हो रहा था, उन्होंने अपना सिर हिलाया। बस सब चुप हो जाओ। मैं ये कर सकता हूँ। स्पेक्ट्रे बच्चे के आत्मविश्वास और उसके बात करने के तरीके से चकित था। उसे मिली मार को देखकर ही स्पेक्ट्रे बता सकता था कि बच्चे की जिंदगी कैसी होगी। फिर भी वह दूसरों को कुछ खाना देने के लिए फिर से मार खाने को तैयार था। स्पेक्ट्रे जैसे बेरहम हत्यारे को भी माइकल पर दया आ गई। क्या तुम इसे खाओगे या नहीं? माइकल ने रूबी से पूछा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर उसे पता था कि उसके साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं था। अंत में रूबी ने रोटी का एक निवाला खाया। ये बहुत बड़ा निवाला नहीं था क्योंकि उसे इसे दूसरों के साथ बांटना था। 7 लोगों के लिए रोटी का एक टुकड़ा, ये किसी के लिए भी मुश्किल से पर्याप्त था, लेकिन वे इसे सभी के साथ बांटने में कामयाब रहे। बच्चों ने जमीन पर गिरे टुकड़ों को भी उठाया और भूख से उन्हें खा लिया। जब वे रोटी खा रहे थे, माइकल कंक्रीट की नली से बाहर निकल आया और उसमें मौजूद सभी लोगों की नज़रों से दूर हो गया। स्पेक्टर ने बाहर झांका और देखा कि बच्चा मुंह खोलकर आसमान की ओर देख रहा है। स्पेक्टर को आश्चर्य हुआ कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ ही पलों में स्पेक्टर को उसका जवाब मिल गया। बच्चा बारिश की बूंदों के अपने गले में जाने का इंतजार कर रहा था। जाहिर है वे नदी में सीवेज का पानी नहीं पी पाएंगे, इसलिए एकमात्र स्वच्छ जल स्रोत बारिश थी। स्पेक्टर ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। बच्चे को अपने मुंह से बारिश की बूंदों को पकड़ते हुए देखा। धीरे धीरे सेकंड बदल गए मिनट और मिनट घंटे में बदल गए। आखिरकार बूंदाबांदी भारी बारिश में बदल गई। यहाँ तक कि स्पेक्ट्रे, जिसने सिर से पैर तक कपड़े पहने थे, ठंड में कांप रहे थे। इसलिए बच्चों को कंक्रीट की नली में कांपते देखना कोई आश्चर्यजनक छवि नहीं थी। उनके पास शरीर की गर्मी पाने के लिए केवल एक दूसरे थे।
इस समय सभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, सपने और बुरे सपने देख रहे थे, सिवाय दो के, माइकल और स्पेक्ट्रे। बाद की आंखें माइकल पर टिकी थीं। एक हत्यारे के रूप में स्पेक्ट्रे की दृष्टि बहुत अच्छी थी, अंधेरे में भी वह बच्चे को जंग लगे चाकू को तेज करते हुए देख सकता था। स्पेक्ट्रे को नहीं पता था कि माइकल चाकू कहाँ से लाया, लेकिन बात यह नहीं थी। वह अधिक उत्सुक था कि बच्चा इतनी रात में चाकू क्यों तेज कर रहा था। तुम क्या कर रहे हो बच्चे? स्पेक्ट्रे ने कहा। उसने माइकल को बाज की तरह देखा। आखिरकार उसने माइकल को कंक्रीट की नली से बाहर रेंगते हुए देखा। वह तब तक मनो को देखता रहा जब तक कि कमरे की आखिरी रोशनी बुझ नहीं गई। जब अंधकार ने पूरी तरह से मनो को घेर लिया तो स्पेक्ट्रे ने माइकल को मनो की ओर भागते हुए देखा। चोटों और पोषण की कमी के बावजूद स्पेक्ट्रे ने माइकल को एक विशेषज्ञ धावक की तरह कंक्रीट की सामग्री पर दौड़ते और पाक करते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे ने बच्चे की शक्ति को बढ़ा दिया हो और उसके घाव भर दिए हों। स्पेक्ट्रे ने माइकल का पीछा किया, बमुश्किल कोई आवाज़ की, और उसने माइकल को एक बंदर की तरह तेजी से जागीर पर चढ़ते देखा। जमीन पर खड़े होकर स्पेक्ट्रे ने माइकल को एक निंजा की तरह चुपचाप खिड़की खोलते देखा। वह बच्चा स्वाभाविक है, स्पेक्ट्रे की भौहें तन गईं। माइकल ने अपने कदमों और हरकतों को छिपाने के लिए गड़गड़ाहट का भी इस्तेमाल किया। ये वास्तव में प्रतिभा थी। माइकल के खिड़की से जागीर में प्रवेश करने के बाद स्पेक्ट्रे पलक झपकते ही जागीर पर चढ़ गया। वह धीरे धीरे माइकल के कदमों का अनुसरण करते हुए हवेली में प्रवेश कर गया। जैसे ही स्पेक्ट्रे ने जागीर में प्रवेश किया, उसने जो देखा उससे वह दंग रह गया। उच्च श्रेणी के हथियारों और कवच वाले लकड़ी के बक्सों से भरा एक विशाल हॉल। लकड़ी के बक्सों के ऊपर छत की एक बीम पर बैठे हुए स्पेक्ट्रे ने माइकल और खर्राटे ले रहे अकेले गार्ड को ढूंढ निकाला। माइकल को पीटने वाले दूसरे गुंडों की तरह खर्राटे ले रहे गार्ड के शरीर पर भी कई टैटू थे, जिसमें उसकी गर्दन पर काला मांबा भी शामिल था। वह एक बड़ा गंजा आदमी था जिसका पेट बहुत बड़ा था, जो माइकल जैसे दुबले पतले बच्चे को अपने एक हाथ से कुचल सकता था। बड़े ठग के चारों ओर खाली कांच की शराब की बोतल को देखकर स्पेक्ट्रे बता सकता था कि जब तक उसके पास कोई ग्रेनेड नहीं फटता तब तक कोई भी चीज़ बड़े आदमी को नहीं जगा सकती। माइकल धीरे धीरे पीछे से बड़े ठग के पास झुका, एक चूहे की तरह चुपचाप। स्पेक्ट्रे को कुछ पता चला कि माइकल ने पहले भी ऐसा किया है। गर्ग कुछ मिनट बाद उसने बड़े गुंडे की ओर अपने कदम फिर से बढ़ाए। वर्तमान में माइकल और बड़े गुंडे के बीच कम से कम 5 मीटर की दूरी थी। स्पेक्ट्रे उत्सुकता से दृश्य को देख रहा था। माइकल के लिए दुर्भाग्य से उसके हाथ में एक को छोड़कर उसके आसपास कोई चाकू नहीं था। इस क्षण तक भी स्पेक्ट्रे ये पता नहीं लगा सका कि अन्य गार्ड कहाँ थे। लेकिन माइकल जानता था, महीने में एक बार सभी गुंडे मनोरंजन के नाम पर शराब पीने, वेश्यावृत्ति करने और गरीब बच्चों की पिटाई करने के लिए 1 घंटे के लिए हथियार डिपो से बाहर निकलते थे। वह इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। आखिरकार रूबी की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने का समय आ गया था। माइकल ठग के जितना करीब जाता, स्पेक्ट्रे उतना ही उत्साहित महसूस करता। प्रत्याशा उसे मार रही थी। वह ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि माइकल क्या करने में सक्षम है। अगर माइकल वास्तव में ठग को मारने में कामयाब हो जाता है तो स्पेक्ट्रे जानना चाहता था कि हत्या के बाद क्या होता है। उसके सवाल का जवाब माइकल और ठग से कुछ ही मीटर की दूरी पर था। ठग को फिट करने के लिए काफ़ी बड़ा एक बड़ा पाइप मनो से बाहर नदी तक चला गया था। जब भी भारी बारिश होती, शहर बाढ़ के द्वार खोल देता। एक बार ऐसा होने पर बाढ़ अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को समुद्र में बहा ले जाती।